नैना ने रिजाइन करने के लिए सोच लिया था क्योंकि लक्ष्मी जी सदमे में बीमार पड़ गई थी और मैथिली जी को रीना और बेबी की देखभाल करनी होती थी। तो वह बाकी घर संभाल नहीं पा रही थी और उसे भी कितनी लीव्स मिल पाएंगी। उसने लक्ष्मी जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सुबह उनके उठने से रात में सोने तक उनकी हर बात का ख्याल रखती। खाना पीना, दवाई, टहलना, आराम करना, हर चीज़ का। घर में भी किसी को उसने शिकायत का मौका नहीं दिया था। अनय भी इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहा था। थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी। जब रात को नैना कमरे में आई तो अनचाहे ही अनय को वह देखती रह गई। उसके डार्क ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर नूर फैला था। उसकी दिलकश पर्सनैलिटी उसे खींच रही थी। अनय की मोहब्बत को वह जान तो चुकी थी, लेकिन अपनाना नहीं चाहती थी। अपनी धड़कनों को संभाल कर उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास ही लेट गई। मोहब्बत तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहत थी मोहब्बत की, लेकिन इज्जत की कीमत पर नहीं। पता नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया अनय, और तुम्हें इसका ज़रा भी अफसोस नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाह क्या रहे थे। हम दो अजनबियों की तरह इस कमरे में रहते हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। मैं तुम्हें ना अपना सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। अजीब परेशानी है जो किसी को बता भी नहीं सकती। वह उसे देखते हुए सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर गई थी। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना नैना? 10 दिन हो चुके हैं, कब तक छुट्टियां करोगी? जाओ रेडी हो जाओ। लक्ष्मी जी ने उसे कहा, जो उन्हें दवाई देने आई थी। वो मम्मी जी, मैं रिजाइन कर रही हूँ। वह उन्हें दवाई खिलाने के बाद हाथ से गिलास लेते हुए बोली, क्या? क्यों? लक्ष्मी जी गौर से उसे देखते हुए बोली। नैना के चेहरे पर कोई अफसोस या उलझन नजर नहीं आ रही थी। वह आराम से उनकी बाकी बची हुई दवाइयाँ रख रही थी। ये वो लड़की थी जिसे उन्होंने कभी प्यार से देखा तक नहीं था। बेटी मानना तो दूर, कभी बहू का दर्जा भी नहीं दिया था, और उसने पिछले 10 दिनों में उनके लिए खुद को भुला दिया था। यह उसकी देखभाल और सेवा का ही नतीजा था कि वह बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। आज उसमें उन्हें एक मासूम और साफ दिल लड़की नजर आ रही थी, और उसके रिजाइन करने की वजह भी उन्हें समझ आ रही थी। लेकिन बावजूद इसके उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने क्या कुछ ना किया था उसे नीचा दिखाने के लिए। उसे क्या क्या कहा था, मगर उसने कभी पलटकर ना जवाब दिया था और ना ही कभी उनके सम्मान में कोई कमी आने दी। नताशा के बहकावे में आकर उन्होंने जो बुराई की ऐनक लगाई थी, जब वो आज उतरी तो सब बहुत उजला निखरा और साफ नजर आने लगा। आज अपने बेटे की पसंद और मोहब्बत पर उन्हें गर्व हो रहा था। ऐसे ही मम्मी जी, बस मन नहीं कर रहा जॉब करने का। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें कन्विंस करने के लिए कहा। नैना, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी। उनके ऐसे लहजे और मोहब्बत की आदि तो वह बिल्कुल नहीं थी। तो क्या किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। कोई सफाई नहीं दूंगी बेटा। बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ों से भी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उन्हें खुद उन्हीं की नज़रों में गिरा देती हैं। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़। नहीं मम्मी जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपको माँ कहती ही नहीं, मानती भी हूँ। और माँ आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए, और आज लक्ष्मी जी ने उसे दिल से आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। शादी के बाद आज वो दोनों खुलकर मुस्कुराई थी। अब कल से जॉब पर जाना शुरू कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हें कितना पसंद है, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अरे एक बात और, मुझे और किसी को भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना धीरे से हंस पड़ी, और उसकी हंसी में आज लक्ष्मी जी की हंसी भी शामिल हो गई थी। उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अब सब उसके साथ थे। सुबह का नाश्ता वह और मम्मी मिलकर बनाते। सबको बहुत खुशी हुई थी कि उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। अब सबके साथ होने पर हंसी खुशी का माहौल होता था, जहां अनेकी नजरें फिर शौकी और ढिठाई से उसे निहारती थी, और वह ना चाहते हुए भी ब्लश कर जाती थी। नैना, अब तो बस कर दो यार, ये सब कब तक चलेगा? हम पति पत्नी क्या हमेशा नाम के लिए ही बने रहेंगे? तुम तो बिना जरूरत मुझसे बात तक नहीं करती हो।
अनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसकी छुअन से वह सिहर उठी थी। आंखें उसकी आंखों से जा उलझी थी। वह इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में मोहब्बत का समंदर उछाल मार रहा था और वह उसकी लहरों से पार नहीं पा रही थी। उसकी खुद की सांसें तेज हो गई थी, फासले मिटने को तैयार थे कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह जैसे नींद से जागी। अने छोड़िए मुझे प्लीज। आज उसके लहजे में चाहकर भी नफरत नहीं झलक रही थी। कुछ भी था, कैसे भी शादी हुई थी, वह उसकी बहता थी, उसकी पत्नी, और उसके घर में उसके साथ थी। हर पल का साथ था। वह जब चाहता उसे हासिल कर सकता था और वह किसी तौर पर उसको ब्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन अनय ने हमेशा उसकी और उसकी भावनाओं की इज्जत की थी, कभी जबरदस्ती का सोचा तक नहीं था। अनय हर परेशानी में नैना के आगे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा था। एक तरफ माँ इस शादी से नाखुश थी, तो दूसरी ओर वह खुद भी उसे परेशान करती थी। बावजूद इसके ना उसने माँ के सम्मान को कम होने दिया और ना पत्नी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की। उसकी डिमांड किसी भी तरह नाजायज नहीं थी। अनय ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में देखने लगा था। उसने घबराकर पलकें झुका ली थी। आपने ही कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक। वह कहते कहते शर्म से खुद में ही सिमटने लगी थी। उसने अपने बाजुओं से उसे आज़ाद नहीं किया। आज उसका अंदाज नफरत नहीं बल्कि झिझक समेटे हुए था। नैना का सुर्ख होता चेहरा, कांपते होंठ और झुकी पलकें आज बहुत कुछ कह रहे थे। शायद वो सब जो वह खुद भी कहने से इनकार करती थी। अने कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा और फिर पीछे हट गया। मुझे याद है, मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाने के लिए अपनी सारी उम्र देता हूँ। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मोहब्बत का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। उसके झुके हुए सुर्ख चेहरे को ऊपर उठाते हुए अनय ने कहा। तो नैना हैरानी से उसे देखती रह गई। यह इंसान ना उसे पहले समझ में आया था और ना ही वह आज उसे समझ पा रही थी। कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, या फिर मोहब्बत करता है तो उसकी बदनामी का कारण क्यों बन सकता है। आपने वो फोटोज कब खींची थी? नैना ने अनय की तरफ देखकर पूछा। फोटोज? कौन सी फोटोज? अनय ने नासमझी से पूछा। वही फोटोज जिनकी वजह से मेरी शादी टूटी। वही फोटोज जिनकी वजह से मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, जिनकी वजह से मुझे कैरेक्टर लेस समझते हैं। वो फोटोज जो मेरी बेहोशी की हालत में आपके साथ खींचे गए थे, जिनसे साफ पता चलता है कि मैं शादी से पहले से आपके साथ रिलेशनशिप में थी और शायद हमारे बीच के सारे फासले मिट चुके थे। नैना ने चुभते लहजे में कहा और अनय के हाथ उसके बाजुओं पर कस गए। ये कब के फोटोज हैं? कब तुम्हें मिले? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अनय का लहजा बदल चुका था। पूछा था ना मैंने आपसे कि मेरी शादी तुड़वाने का काम आपका ही था ना। नैना ने भी अनय के हाथ झटके थे और अनय को याद आया कि शादी की पहली रात को ही नैना ने बेइंतहा गुस्से से उससे पूछा था और उसने हाँ में जवाब दिया था। ओ नैना, हम सब कम्युनिकेशन गैप का शिकार हुए हैं और इसने हम सब की जिंदगियों को उलझा दिया है। उस रात जब तुमने पूछा तो मुझे लगा कि शायद पुलिस राहुल को गिरफ्तार करने आई होगी और राहुल भाग गया होगा, जिससे शादी टूट गई। और क्योंकि मैंने पुलिस को बहुत से सबूतों के साथ इन्फॉर्म किया था, इसलिए तुम शादी टूटने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। अनय ने कहा। ओ प्लीज़, आप फिर वही कहानी गढ़ रहे हैं। पुलिस का तो नाम तक नहीं था वहाँ, नैना चिढ़कर बोली। लेकिन राहुल पुलिस से फरार है नैना, और मैंने कोई फोटोज नहीं प्लांट किए। तुम किन फोटोज की बात कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, नैना चिढ़कर कहते हुए बेड पर लेट गई और चादर से खुद को ढक लिया। उसकी इस बात पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अनय ने होंठ भींच लिए। वह अभी तक उस पर यकीन नहीं कर सकी थी और इस बात ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। हेलो नैना, कैसी हो? मुझे भूल तो नहीं गई ना? वह ऑफिस से वापस लौट रही थी जब उसके कानों में यह आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा और जैसे फ्रीज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह राहुल को सामने देखकर शॉक्ड हो गई थी। अपने प्यार का तुम्हारा इंतज़ार, राहुल उसके करीब आते हुए बोला। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी हद में रहो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
मुझसे मिलना तो दूर, कभी मुझे सोचने की भी कोशिश मत करना। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली। नैना, बात सुनो। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तुम जो चाहो कहो मुझे, लेकिन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वह अपनी बातों का जाल फैलाने लगा। राहुल की बात नैना के तन बदन में आग लगा गई थी। आई एम मैरिड, डू यू नो? नैना तन से मुस्कुराई। मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस मजबूरी में उसके साथ रह रही हो। मैं जानता हूं तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती हो। अभी गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है तुम मेरे पास ही आओगी। राहुल की आंखें मक्कारी से चमक उठी थी। नैना ने उसे नफरत से देखा और आगे बढ़ गई। अब तो ये उसका डेली का काम हो गया था, उसके रास्ते में आना और उससे प्यार जताना। नैना बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा था। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? आज नैना ने ठान लिया था कि राहुल से जानकर रहेगी कि वह चाहता क्या है। हाँ नैना, तुम मेरे पास आ जाओ। छोड़ दो उसे जिसे तुम प्यार नहीं करती। बस करो अपना यह झूठा दिखावा। प्यार, तमाशा बना दिया इस शब्द का तुमने। तब कहाँ था ये प्यार जब मेरे पापा तुमसे शादी के लिए विनती कर रहे थे? तब कहाँ था ये प्यार जब मुझे चरित्रहीन कहा जा रहा था और तुम भी शामिल थे उसमें? तब कहाँ था ये प्यार जब मेरी चरित्रहीनता के लिए मेरे पापा से 20 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी मांग रहे थे? और तब कहाँ था ये प्यार जब मेरे साथ साथ मेरे पापा की इज्जत, उनकी पगड़ी उछाल रहे थे? प्यार, नैना फट पड़ी थी। तब इस प्यार को तुम्हारे उस पति की नजर लग गई थी। अब जाकर मैं समझ पाया हूं कि वह सब उच्च अनय ने किया था। तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे चरित्र पर लांछन मैंने नहीं, उसने लगाया था और तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था। राहुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अच्छा, और उन चंद बेजान तस्वीरों पर तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा हो गया था। अरे इतने वक्त में बस इतना ही समझा था मुझे। और मेरे पति का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। उनके पैरों की धूल भी तुमसे ज्यादा अच्छी है। मेरे पति कभी मेरे करेक्टर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर कभी किसी ने उन्हें ऐसा कुछ कहा तो अपने हश्र के लिए वह बाद में खून के आंसू रोएगा। इतना भरोसा करते हैं वह मुझ पर। नैना उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, जिससे राहुल तिलमिला गया था। उसके अंदर का शैतान जाग उठा था। ओहो, बड़ा गुणगान हो रहा है उसका। लगता है ज्यादा ही भाग गया है वो। एक मौका मुझे भी देकर देखो, उसे भूल जाओगी। आज रात मुझे ट्राई करके देख। ऐसा मजा दूंगा जो तेरे पति ने कभी नहीं दिया होगा। चटाक की आवाज बड़ी जोरदार हुई थी। सब लोग उधर ही देखने लगे और राहुल को ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने गाल पर देखता अंगारा रख दिया हो। वह हाथ दाएं गाल पर रखे हुए लहू रंग आंखों से उसे देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि उसे यह थप्पड़ नैना ने मारा है। तुम जैसे घटिया, दोगले और गिरे हुए आदमी की सोच भी ऐसी ही घटिया और गिरी हुई हो सकती है। आइंदा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, और अगले ही पल राहुल ने नैना के हाथ में अपनी उंगलियां गड़ा दी थी। इस थप्पड़ को ना भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा। अब तुम बहुत पछताओगी ऐसा करने पर। राहुल ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और तेजी से चला गया। उधर दूसरी तरफ लाल परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरुण ने उसे पुकारा तो एक पल को नेहा की आंखें चमक उठी, मगर फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए वह बोली, मैं पहले भी बता चुकी हूं कि मेरा नाम नेहा है। उसने चिढ़ते हुए लहजे में कहा। नेहा के ऐसे चिढ़ने पर अरुण के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सामने पिंक कुर्ती और वाइट लेगिंग पहने, वाइट दुपट्टा गले में डाले, वह बहुत ही मासूम लग रही थी। अरुण कार पार्क करके हॉस्पिटल में जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था जब उसे नेहा नजर आई थी। तो नेहा यहाँ क्यों आई है? वह शरारत से कहते कहते रुका, फिर कुछ याद आया। क्या पापा की तबीयत ठीक नहीं है अभी? ठीक है पापा, उनकी एक दवाई खत्म हो गई थी और कहीं मिल नहीं रही थी, तो यहाँ लेने आई हूँ। नेहा ने फिर मुंह मोड़ लिया। नेहा की बेरुखी का कारण अरुण को समझ नहीं आया। वह उसे इग्नोर कर रही थी, मगर क्यों? अरुण हर तरीके से एक आइडियल पर्सन था। नेहा की बेरुखी का कारण जानना अरुण के लिए जरूरी था। नेहा गेट से अंदर जाने लगी। नेहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा की तबीयत के बारे में। जाने से पहले मिलकर जाना, अरुण कहते हुए आगे बढ़ गया और नेहा का दिल धक से रह गया। पापा की तबीयत को लेकर? मतलब वो अभी ठीक नहीं है?
उसने जल्दी से दवाई ली और जाऊं ना जाऊं की कश्मकश में आखिर अरुण के केबिन की तरफ कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर अरुण से मिलना है, आप बता दीजिए कि नेहा आई है, उसने वहां बैठे हुई स्टाफ से कहा। परमिशन मिलने के बाद नेहा उसके केबिन में एंटर हुई। सामने ही वह अपनी दिलकश पर्सनैलिटी और मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। डॉक्टर का वाइट कोट उस पर जच रहा था। उसकी आंखों में नेहा को देखकर जैसे सुकून सा उतर आया था। अरुण खड़ा होकर उसके करीब आ गया और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद भी उसके साथ वाली चेयर को ऐसे पीछे करके बैठ गया कि केबिन का दरवाज़ा ना खुल सके। नेहा की आंखें हैरानी से फैल गई। पापा की तबीयत, क्या हुआ उनकी तबीयत को? नेहा ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं हुआ उनकी तबीयत को, बिल्कुल ठीक है वो, अरुण ने उसे निहारते हुए कहा। नेहा को अब सनसनाहट सी होने लगी थी। फिर आपने क्यों कहा कि आपसे मिलकर जाऊं? नेहा ने गुस्सा दिखाने की नाकाम कोशिश की, जबकि सच तो ये था कि नेहा खुद भी हर वक्त अरुण को देखना चाहती थी। क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अरुण का रोमांटिक अंदाज नेहा को अब पजल कर रहा था। मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप रास्ते से हटिए, मुझे जाना है। अरुण की आंखों से वह घबरा गई थी, जबकि अरुण उतनी ही तसल्ली से उसे देख रहा था। तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि तुम जानती हो मुझे क्या बात करनी है, अरुण ने बिना अपनी जगह से हिले आराम से कहा। मुझे क्या पता क्या क्या बात है, मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए मुझे, नेहा ने कहा और उठने लगी कि अरुण ने अपने दोनों हाथ उसकी चेयर पर साइड में जमा दिए। उसकी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। नेहा, पहली नज़र के प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने आराम से पूछा और नेहा को अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की सांस फूलने लगी थी। क्योंकि मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया है, आई लव यू, अरुण ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से मगर बड़े प्यार से कहा। नेहा को यूं लगा जैसे उसका चेहरा तप गया हो। अरुण की तरफ देखने से कहीं उसके दिल का राज अरुण के सामने ना आ जाए, इसलिए अब उसने अपनी पलकें झुका ली। वह जैसे खुद में सिमट रही थी। कुछ तो बोलो प्लीज। अरुण ने नेहा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और नेहा जैसे होश में आई। नेहा, नैना ने जो कुछ किया वो बड़ी मुश्किल से सह पाए हैं हम। अगर तू भी किसी से प्यार के चक्कर में पड़ गई तो समझ ले कि हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। मम्मी की ये बात उसके दिमाग में गूंज उठी थी और उसने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। आप क्या बोले जा रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई भावना नहीं है, प्लीज अपनी लिमिट में रहिए। नेहा चेयर पीछे करके उठ खड़ी हुई। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अरुण ने नेहा की तरफ देखा और खड़ा हो गया। नहीं, नेहा ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो तुम्हारी आंखों में पढ़ा है वो झूठ नहीं हो सकता। मेरी आंखों में देखो और बोलो। अरुण ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। बोल दिया ना, नहीं करती मैं आपसे प्यार। नेहा ने अरुण के हाथ झटके और उसकी चेयर हटाते हुए तेजी से बाहर चली गई। पीछे वह हैरान सा खड़ा रह गया। अस्पताल से निकलते निकलते उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। इधर नैना के ऑफिस से आने के बाद, नैना जरा अंदर आओ थोड़ी देर के लिए। नैना ने अभी पर्स भी नहीं रखा था कि मम्मी जी ने कमरे से आवाज लगाई। उसने एक पल सोचा और वैसे ही अंदर चली आई। अने मम्मी जी के पास ही बैठा हुआ था और वो दोनों बहुत गंभीर लग रहे थे। फिर नैना की नज़र दूसरी तरफ बैठी हुई नताशा पर गई, जो ब्लैक कलर के वन पीस में शोल्डर कट बालों में मेकअप और खुशबू से महक रही थी। नताशा की आंखों में आज भी वही नफरत थी, अने को हासिल करने की जिद थी। नैना को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। नैना, नताशा तुम्हारे बारे में कुछ बताने आई है, इसलिए हमें लगा कि बात तुम्हारे सामने ही हो जाए। लक्ष्मी जी ने नैना को बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर नताशा से कहा। हाँ तो नताशा बताओ, क्या कहना है तुम्हें? मुझे क्या कहना है आंटी, मैं तो इसका नाम तक नहीं लेना चाहती, मगर अब आपने पूछा है तो बता रही हूँ कि आपकी ये ज़बरदस्ती वाली बहू अपने पहले होने वाले पति के साथ घूमती फिर रही है और अनेकों आप सबको धोखा दे रही है। नताशा ने बिना किसी देरी के तुरंत बोला। नैना की आंखों में गुस्सा एकदम उभरा था। उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था, मगर फिर वह खुद पर कंट्रोल करने लगी। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ नताशा, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है अब। हमारे घर से दूर रहो तुम।
अनय ने उसे नफरत से देखा। मेरे पास सबूत है इसका अनय, ये देखो। कहते हुए उसने कुछ फोटोज उनके सामने डाल दी, जिसमें नैना के साथ राहुल खड़ा हुआ था। नैना ने नजरें उठाकर नताशा की तरफ देखा, जिनमें उसे नीचा दिखाने की, उसे सबकी नजरों में गिराने की खुशी थी। नैना को बहुत अफसोस हुआ था उस पर। नताशा, ये फोटोज ऐसा कुछ भी साबित नहीं करती। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नैना मेरी पत्नी है, और एक लड़की कितनी कैरेक्टरलेस है ये उसके पति से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वह कभी कुछ गलत नहीं करेगी। तुम ये तस्वीरें राहुल, सारी दुनिया और खुद नैना भी अगर कहे कि वह मुझे धोखा दे रही है तो भी मैं नहीं मान सकता। तो यह बेकार की कोशिश करना बंद करो। अनय ने वो फोटोज वापस नताशा के मुंह पर फेंकते हुए कहा। नैना के दिल में सुकून सा उतर आया था। अनय ठीक कह रहा है नताशा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। लक्ष्मी जी ने उसे कहा, क्या गया है तुम सबको? ये औरत आप सबकी नाक के नीचे गुलछर्रे उड़ा रही है और आप दोनों उसका फेवर कर रहे हो। और आप आंटी, आपको तो पता है कि इसने अनय को फंसाया है। आप कैसे इसे? हाँ नताशा, मुझे पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने किसको फंसाया है। तुम और कितना गिरोगी? अनय तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी जिद है नताशा, और वह जिद नैना की वजह से पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम उसे बर्बाद कर देना चाहती हो और अपने ये फोटोज वाला गेम दोबारा खेल रही हो। एक बार नैना की शादी तुड़वा कर चैन नहीं मिला तुम्हें, जो उसकी सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा तो नताशा के साथ साथ नैना की आंखें भी फटी की फटी रह गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह आज तक एक झूठ को जी रही थी? क्या वह इतनी इजी टारगेट है कि उसे नताशा ने और राहुल ने यूज किया? क्या अनय को वह बिना किसी गलती के सजा दे रही थी? अनय की सच्चाई पर उसने भरोसा क्यों नहीं किया? अगर ये सच है कि अनय ने वो फोटोज प्लांट नहीं किए, तो क्या ये भी सच है कि राहुल लड़कियों को बर्बाद कर देता है? उसका सर दुखने लगा था। अनय कमरे में आया तो नैना बेचैनी से टहल रही थी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? अनय ने अनजान बनकर पूछा। नहीं, वो आपको कुछ बताना था। नैना पलके झुकाए खड़ी थी। हाँ बोलो। नैना पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर राहुल के मिलने की सारी बातें उसे बता दी। वह नहीं चाहती थी कि अब फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है और तुम मुझे अब बता रही हो? नैना, अनेक पल के लिए रुका। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? वह बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब अगर आज नताशा यहां आकर ड्रामा ना करती तो तुम ये बात मुझे अभी भी नहीं बताती। तो अब मेरे साथ ही ऑफिस जाओगी और आओगी, लेकिन बोला ना मैंने नैना कुछ दिन। अने के तेवर बिगड़े हुए थे। वह उसके बोलने पर चुप हो गई। इस वक्त वह इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि उसके सामने कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। परसों एकता दीदी आ रही हैं, रचित और तुमसे पहली बार मिलेंगी। साथ में नीरज जीजू और अंकल भी होंगे। अने ने उसका ध्यान बटाना चाहा। जी। अने, क्या हुआ? कुछ कहना है या पूछना है? उसकी बात पर दिल का तूफान और बढ़ गया था। वह कंफ्यूज सी हो गई थी। जब पूछना था तो बिना बात किए ही उसे अपराधी बना दिया, और अब बात करे भी तो क्या? वह उसे पागल ही कहेगा, और अगर बात नहीं करती तो जैसे कांटे उसने बोए हैं वहां लहूलुहान तो होना ही होगा। वह सोचते सोचते अपना होंठ काटने लगी थी। तुम बिना वजह अपने होंठ क्यों काट रही हो? वह उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला, और नैना अचानक ऐसा होने से एकदम डरकर एक कदम पीछे हट गई। लेकिन अनय ने आगे बढ़कर उसे खुद के करीब कर लिया। वह उसकी आंखों में देख रहा था। आज नैना खुद भी उसकी गहरी आंखों में खो रही थी। उसके करीब और करीब होने पर उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई। अनय कुछ पल तक उसे यूं ही बाहों में लिए देखता रहा। उसकी आंखें बंद थी, कांपते मुलायम लब बस जरा फासले पर थे। आज उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, बल्कि शायद मोहब्बत के आगमन के इंद्रधनुषी रंग वहां बिखरे हुए थे। और जब खुद को रोकना मुश्किल हो गया तो अनय ने उसे छोड़ दिया। सॉरी, भूल गया था मैं, कहते हुए वह बेड पर आ गया। नैना खड़ी रह गई। अपने आप पहल वह कर नहीं सकती थी, और अनय को उसने खुद से दूर रहने के लिए ही कहा था। वह अपनी बातों और हरकतों को आज याद कर रही थी तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कितनी बदतमीजियां की थी उसने। आज जो कुछ हो रहा था यह सब उसका खुद का ही किया धरा था। जब कभी उसने अनय के करीब आना चाहा, वह उसे किस बुरी तरह दूर कर देती थी। उसने एक गहरी सांस ली और पलटकर देखा
तो वह आंखें बंद किए हुए लेटा था। पता नहीं सो चुका था या जाग रहा था। वह भी सोने के लिए बेड की ओर बढ़ गई। गर्मी इस कदर थी कि किसी भी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। मौसम में उमस थी, गर्मी की वजह से पसीनों में नहाई वह बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, स्काई ब्लू कुर्ती और सफ़ेद प्लाजो दुपट्टे में। नेहा का गेहुआ चेहरे पर गुलाबीपन छाया हुआ था। इस वक्त नेहा स्कूल में पढ़ाकर घर वापस आ रही थी जब अरुण ने नेहा को देखकर कार उसके पास रोक दी। नेहा ने चौंक कर अरुण की तरफ देखा। नाइट ड्यूटी के बाद वह सुबह ही वापस चला जाता, मगर एक ज़रूरी सर्जरी की वजह से उसे अस्पताल में रुकना पड़ा था और इस समय थकान उसके चेहरे पर बहुत साफ थी। प्लीज़ कम इनसाइड, आई विल ड्रॉप यू, अरुण ने नेहा के सलोने खूबसूरत चेहरे को आंखों में भरते हुए कहा। थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी, नेहा ने इनकार किया। डोंट बी सो फॉर्मल, प्लीज़ कम। अरुण के लहजे में इतना अपनापन था कि नेहा चाहकर भी इस बार इनकार नहीं कर पाई थी। डोर खोलकर खुद अंदर बैठी तो लगा जैसे ठंडी फुहार सी बरसने लगी हो। अरुण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कार आगे बढ़ा दी। कैसी हो, अरुण ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, नेहा ने छोटा सा जवाब दिया। तब उसने साइड में कार रोक दी और उसकी तरफ मुड़ गया। नेहा भी उसके ऐसे कार रोकने पर चौंक उठी थी। क्या हुआ, आपने यहाँ कार क्यों रोक दी? नेहा थोड़ी घबराई थी मगर उसने खुद को संभाल लिया। नेहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो वहाँ मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार नजर आता है, मगर तुम्हारे लबों पर हमेशा इनकार ही रहता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मेरे प्यार पर शक है तुम्हें? अरुण ने गंभीर लहजे में उससे पूछा। अरुण की बात पर नेहा को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। अरुण की नज़दीकी से धड़कन ने रफ्तार अलग पकड़ ली थी। इस वक्त नेहा का और अरुण के सिवा सब धुंधला नजर आ रहा था। बोलो ना, उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा। इससे पहले कि वह जज्बातों में बह जाती, उसके फ़ोन की रिंग ने उसे चौंका दिया। मम्मी के फ़ोन से उसका सारा प्यार धुएं की तरह हवा में उड़ चुका था। जी मम्मी, बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ, नेहा ने फ़ोन पर कहा और फ़ोन कट कर दिया। आपने मुझे लिफ्ट क्या यही बात करने के लिए दी थी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इन प्यार मोहब्बत के चक्करों से बहुत दूर हूँ, ना मुझे मोहब्बत है और ना होगी, उसने कड़े लहजे में कहा। उसके इस तरह इनकार पर वह एक घायल सी हंसी हंस दिया जिसकी किरचें नेहा के दिल को घायल करती चली गई। और जब उसने बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो वह डोर खोलकर नीचे उतर गई और ऑटो रुकवाकर उसमें बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बाएं आंख से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर फिसल गया था। अरुण की कार तेजी से नेहा की साइड से निकली थी, मगर वो ज्यादा आगे नहीं जा पाई और डिवाइडर से पूरी शिद्दत के साथ जा टकराई। पल भर के लिए तो नेहा को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अरुण को चोट लगी है वह चीख पड़ी। अरुण, ऑटो रोको प्लीज, उसने ऑटो रुकवाया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। कार के अंदर अरुण का सर स्टीयरिंग पर गिरा हुआ था। उसके सर से निकलता खून नेहा को बदहवाश कर गया। उसने ड्राइविंग सीट का डोर खोला और उसे आगे बढ़कर थाम लिया। तब तक वहां भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। सब उसे हैरानी से देख रहे थे, मगर उसे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। नेहा उसे कार से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक और लड़का उसकी हेल्प करने लगा। अरुण को निकालकर वह उसे ऑटो में ही हॉस्पिटल ले जाने लगी। उसका सर उसकी गोद में रखा था और उसके सर से निकलता खून उसके दुपट्टे में लग रहा था जिसे नेहा ने अरुण के सर पर रखा हुआ था। अरुण, प्लीज़ आंखें खोलिए, देखिए मैं हूं आपके पास, आपके साथ, भगवान के लिए प्लीज़ आंखें खोलिए। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। अरुण ने बामुश्किल अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर उसे देखा था। ये फिक्र, ये चिंता कोई यूं ही तो नहीं करता किसी की। मैं मर जाऊंगा तो तुम आराम से रहोगी, उसने अटक अटक कर कहा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको कुछ होगा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, प्लीज़ ठीक हो जाइए, वह रोते हुए बोल रही थी। ऐसे में भी अरुण के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। नेहा की मोहब्बत का इकरार उसमें जैसे नई जिंदगी फूंक गया था। अरुण ने अपने हाथ से नेहा का हाथ थाम लिया, मगर उसके होश उसी पल उसका साथ छोड़ गए। हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी में लाया गया था। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जल्दी ही उसे होश आ गया था और होश आते ही उसे अपने पास बैठी हुई नेहा नजर आई।
जिसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। उसका सफ़ेद दुपट्टा उसके खून से लाल हो चुका था। आंखों और चेहरे पर दुनिया भर की फिक्र लिए वह बैठी थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, नेहा का फ़ोन रिंग हुआ और वह अरुण को देखकर मुस्कुराते हुए उसके थामे हुए हाथ को छोड़कर बाहर निकल गई। लेटे हुए अरुण के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इधर एकता नीरज और अपने बेटे अंजल के साथ घर आ चुकी थी और वह बहुत अच्छी तरह से नैना से मिली थी। दोनों पति पत्नी में किसी तरह का कोई घमंड नहीं था। उनका 3 साल का बेटा अंजल बहुत क्यूट था। एकता पूरे घर की लाडली थी। वह थी भी इतनी ही प्यारी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और सबसे खूबसूरत उसकी हंसी। वह लाखों में एक थी। रचित को देखकर तो वह झूम ही उठी थी। पूरे घर में उनके आने से रौनक हो गई थी। सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर खुशी थी और सुकून था। नैना से भी उसने अच्छा रिश्ता बना लिया था और नैना के मन में उन्हें लेकर जो डर था कि वह उसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, वह भी दूर हो गया था। नैना कितना प्यार करती है ओने से। वो दोनों ऊपर छत पर बैठे हुए थे। नैना चाय के साथ पकोड़े लाई थी तो एकता ने उसे वहीं बैठा लिया। ठंडी हवा और खूबसूरत शाम। वो दोनों चाय पीने के साथ बातें कर रही थी कि एकता ने अचानक से पूछा। वह पहले तो सक पका गई, फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। नैना से कुछ कहते नहीं बना था, तू वहां क्यों खड़ा है, आजा। एकता ने कहा तो नैना ने पलट कर देखा कि अने खड़ा हुआ था। नैना अने को देखकर और भी झेंप गई। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नैना उसका सामना नहीं करना चाह रही थी। तुम दोनों बैठो, चाय मैं लाती हूँ। एकता ने उसे जबरदस्ती बैठा दिया और नीचे चली गई। हाँ तो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अने उसके सामने था और अपनी मुस्कुराती नज़रों से उसे और भी कंफ्यूज कर रहा था। नैना उससे नजरें चुराने लगी लेकिन वह गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मुझे ऐसे मत देखिए प्लीज़। नैना के कहने पर उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। ओह, तुम्हें मुझसे कहते हुए शर्म आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्यों शर्म आएगी आपसे? नैना ने कहा, मगर उसे हंसते हुए देखकर वह खड़ी हो गई। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, वह जाने लगी थी कि अने ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले बताओ कितना चाहती हो मुझे? वह ब्लैक लोअर और ब्लू टी शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। डार्क ब्राउन आंखें शरारत से चमक रही थी। मैं नहीं जानती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आई एम सॉरी, बट मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। नैना धीरे से बोली। अने ने उसे गौर से देखा। आसमानी लखनवी कढ़ाई वाले सूट में वह खिली खिली मासूम सी लग रही थी। चेहरे पर नूर और आंखों में सच्चाई थी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अने ने उसकी आंखों में झांका। तो अब तक हनीमून पर क्यों नहीं ले गए बताओ? एक साथ चाय लेकर आ गई थी। वो दोनों ही शर्मा गए। यही तो टाइम होता है, कहीं घूम फिर आओ। फिर तो बच्चे हो जाएंगे और कहीं नहीं जा पाओगे। उसने चाय अने के हाथ में पकड़ाई। अच्छी से जगह प्लान करना, मैं जरा अंजल को देख लूं। मम्मी को परेशान कर रहा है, वह कहते हुए चली गई। तो कहाँ जाना पसंद करोगी हनीमून पर? अने ने हनीमून पर जोर देते हुए उसकी ओर देखा। नैना ने नजरें चुरा ली और जाने लगी कि तभी अने ने उसे पीछे से कंधों से पकड़ लिया और उसके कानों के पास आकर धीरे से बोला। बोलो नैना, हनीमून कहाँ मनाना है? नैना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और इधर अने की शरारतें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। एक सिरहन सी जिस्म में दौड़ गई। वह झटके से अलग हुई और रूम में चली गई। अने की हंसी ने उसका दूर तक पीछा किया। इधर अरुण अपने मन में सोच रहा था कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है नेहा की प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपनों पैरों पर खड़ा हूँ, कोई कास्ट प्रॉब्लम भी नहीं है। नैना दीदी की इंटरकास्ट मैरिज से मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर तुम क्यों इतना डरी हुई हो? अरुण ने नेहा को परेशान देखकर कहा। आज वे उसके बार बार बुलाने पर आई थी और जब से आई थी उससे दूर हो जाने की ही बात कर रही थी। आप समझ नहीं रहे हैं अरुण, हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। उन्हें मोहब्बत के नाम तक से नफरत है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। नेहा ने धीरे से कहा।
लेकिन इस नफरत की कोई तो वजह होगी। आखिर वो क्यों इनकार करेंगे और क्या चाहिए उन्हें अपने सन इन लॉ में। अरुण ने थोड़ा मजाक से कहा, आप नहीं समझेंगे अरुण, बस इतना समझ लिए कि हम कभी मिल नहीं सकते। उसकी आंख से आंसू टूटकर उसके हाथ पर जा गिरा। ओए मेरी लाल परी, ऐसे मत रो। मैं तुम्हें यहाँ प्यार भरी बातें करने के लिए लाया था, रुलाने के लिए नहीं। अगर शादी नहीं करनी तो नहीं करेंगे, मगर प्यार करने पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं जब तक सांसें लूंगा तब तक तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। अरुण ने प्यार से नेहा के आंसू साफ किए। नेहा बस प्यार से उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसके गले लग गई कि उसकी जन्नत तो इन्हीं बाहों में थी। इधर नैना ने सबके लिए खाना लगा दिया था। नीरज, एकता के पति को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद था, तो आजकल खाने की वैरायटी ज्यादा थी। सब लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे। उसकी तबीयत आज दोपहर से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए वह उन सबके साथ नहीं बैठी थी। अरे नैना, तुम क्यों नहीं खा रही हो? आओ बैठो, एकता ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा। दीदी, अभी मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। उसने सहूलियत से इनकार कर दिया। अरे थोड़ा सा खा लो, आओ। एकता के इतना इंसिस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई। उसके दोबारा कहने पर वह अनमने दिल से बैठ गई। अभी उसने बामुश्किल दूसरा निवाला ही मुंह में रखा था कि उसे बहुत तेज उबकाई आई और वह खाना छोड़कर मुंह पर हाथ रखकर तेजी से वॉशरूम की ओर भागी। नैना, क्या हुआ? अने उठा ही था कि लक्ष्मी जी ने खुद उठते हुए उसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ बेटा? वह बाहर निकली ही थी कि लक्ष्मी जी ने उसे थाम कर पूछा, जो वहीं उसका इंतजार कर रही थी। मन अजीब सा हो रहा है मम्मी जी, तबीयत ठीक सी नहीं है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी खाया तो वोमिट हो गई, उसने धीरे से जवाब दिया। तीखा और चटपटा खाने का मन हो रहा है क्या? थोड़ा खट्टा? उन्होंने जैसे उससे कन्फर्म किया था। हाँ, सादा खाना अच्छा नहीं लग रहा। वह अपने गले को हाथ से सहलाते हुए बोली। क्या हुआ नैना? अने ने उसके आते ही पूछा। नैना माँ बनने वाली है, लक्ष्मी जी ने सबके साथ साथ नैना को भी जोरदार झटका दिया था। क्या? उसके तो होश ही उड़ गए थे। हाँ नैना, तुम्हारे सभी सिम्टम्स माँ बनने के ही हैं। हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं, कंफर्म भी हो जाएगा और वह सजेस्ट भी कर देंगी कि आगे क्या करना है, उन्होंने आराम से कहा। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह हवन्नकों की तरह लक्ष्मी जी को देख रही थी और अने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बैठा था। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। नैना, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए, उन्होंने नैना से कहा और उसे लेकर एकता के साथ ऊपर चली गई। ढेर सारी हिदायतें देने के बाद वह और एकता नीचे आई थी। अने, ये खाना ले जाओ और ध्यान से खिलाना नैना को। लक्ष्मी जी ने अने के हाथों में खाने की थाली पकड़ाई। अने अंदर आया तो वह बेचैनी से टहल रही थी। परेशान और घबराई सी वह और भी दिल में उतर रही थी। लो नैना, खाना खा लो, इस हालात में भूखे नहीं रहते। अने ने उसे सताने के लिए कहा। क्या बोल रहे हैं आप भी? इस हालत मतलब? वह गुस्से से बोली। मतलब तुम्हारे भूखा रहने से बेबी भी भूखा रह जाएगा। अने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए जमकर मजे ले रहा था। अने, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह इरिटेट हो गई थी। क्यों नहीं बन सकती? अने ने और भी इनोसेंट शक्ल बनाई। नैना ने गुस्से में उसे घूरा और उसके पास आ गई। हद होती है मजाक की, यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप मजाक किए जा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या मजाक किया? अने, हम दोनों के बीच कभी कुछ भी नहीं हुआ है और बिना उसके बेबी नहीं हो सकता। वह इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बोल गई और फिर बोलने के बाद याद आया कि क्या बोल दिया, तो शर्म से रुख फेर लिया। उसने मुस्कुराते हुए पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए। तो परेशान क्यों हो? हुआ नहीं है तो हो जाएगा और कल डॉक्टर बोल देगी डेट यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बस बात खत्म। उसकी महकती सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वह पिघलने लगी थी। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? नो, नैना ने खुद से कहा और उसकी ओर पलटी। उसका सुर्ख चेहरा और हया से झुकी पलकें, उसका दिल चाहा कि आज अपना वादा तोड़ दे, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया उसने। अगर किसी टेस्ट से डॉक्टर ने बता दिया कि आई एम स्टिल वर्जिन, तो वह उससे आंखें मिला नहीं पाई थी।
तो फिर क्या करना है? वह उसका चेहरे को हाथों में लेकर नैना की आंखों में देखते हुए बोला। एक अजीब सी सनसनी उसके बदन में दौड़ गई और वह और भी सिमट गई। अने प्लीज डू समथिंग। मैं और एक बार तमाशा नहीं बनना चाहती, वह धीरे से बोली। ओके, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। नैना ने उसे बेड पर बैठा दिया। अगले दिन नैना अने के साथ डॉक्टर के पास गई। क्या कहा डॉक्टर ने? लक्ष्मी जी ने उनके आते ही पूछा। सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। एकता और नीरज अंजल को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी और पापा भी उनके साथ बैठे हुए थे। आज संडे था तो वो लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। वह मम्मी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एसिडिटी की वजह से वॉमिट हुई थी, अने ने कहा तो उनके चेहरे जैसे बुझ गए थे। नैना का दिल उन्हें देखकर धड़कना भूल सा गया था। सब कितने खुश थे और उसकी बेवकूफ़ी और नासमझी ने कैसे उनकी खुशी को पल में मिटा दिया। अंदर जैसे कोई उसे पछतावा सा लगा था। ओ अच्छा, चलो बेटा दोनों चेंज कर लो, चाय बना रही हूँ, सब बैठते हैं साथ में। आ जाओ जल्दी से। मम्मी ने जल्दी से उन्हें गिल्ट से आज़ाद करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, अभी से टेंशन नहीं लेना, धीरे से उन्होंने नैना से कहा। अपनी गलती का एहसास और भी बढ़ गया था। वह चेंज करके निकल ही रही थी कि अनेक कमरे में आ गया। सुनो यहाँ आओ। उसने उसे करीब बुलाया और पास आने पर एक चेन उसके गले में पहना दी, जिसमें ए और एन दो अक्षर बड़ी ही खूबसूरती से जुड़े हुए थे। इसे कभी अपने से अलग मत करना, अने ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने प्रिंटेड लाइट ग्रीन कॉटन का पटियाला सूट पहना हुआ था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। वह थोड़ी कंफ्यूज सी और शर्मिंदा सी थी। जब से मम्मी ने उसे कुछ कहा था उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे। ये किस लिए? आई मीन व्हाट्स स्पेशल टुडे? वह हैरान सी उससे पूछ रही थी। बस तुम स्पेशल हो और कुछ नहीं। क्या पता फिर कभी इजहार करने का वक्त ना मिले, इसलिए आई लव यू। वह उसे बाहों में भरकर बोला। दोनों की निगाहें मिली थी। अने की नज़रों में उसके लिए बेशुमार प्यार था, थोड़ी शिकायत भी थी और उसे पा लेने की चाहत भी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह फिर निगाहें चुराते हुए उसकी बाहों से निकल गई। नीचे चलें, फिर कल राखी के बाद शाम को दीदी चली जाएंगी, उनके साथ बैठते हैं, उसने अने से कहा। असल में तो वह बस अपनी शर्मिंदगी मिटा रही थी। तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ, अने ने कहा और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। इधर नेहा और नैना के घर। कौन था वो नेहा? बता मुझे, कौन था जिसके साथ हमारी इज्जत की अर्थी बड़े मजे से निकाल रही थी तू? नारायणी जी ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में लाते हुए उसे फेंकने के अंदाज में बेड पर पटका था। वह बेड पर गिरी थी और उसने नजरें उठाकर मां की तरफ देखा भी नहीं था। बस आंखों में आंसू लिए वह यूं ही चुपचाप थी। आज अरुण से वह इत्तेफाकन मार्केट में मिली थी और उसके इंसिस्ट करने पर उसके साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चली गई थी। और जाने कैसे जगदीश जी और नारायणी जी भी उधर से गुजर रहे थे जब उनकी नज़र नेहा पर पड़ी। ठीक उसी वक्त नेहा ने भी उन्हें देखा था और वह कांप उठी थी। उसने अरुण को वहां से जाने को कहा था, मगर अरुण ने उसको अकेला छोड़कर जाने से मना कर दिया था। अरुण के वहां से ना हिलने पर नेहा ने उसे अपनी कसम देकर जबरदस्ती भेजा था। नारायणी जी और जगदीश जी की तरफ उसकी बेक थी, इसलिए वो दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, मगर नेहा को उनको गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था। सारे रास्ते उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा, मगर घर आते ही नारायणी जी का गुस्सा फूट पड़ा था। ऊपर से नेहा की खामोशी भी उन्हें भड़का गई थी। मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, बेशर्म बेहया। बड़ी क्या कम थी जो तूने भी हमें मरने के कगार पर ला खड़ा किया? उन्होंने उसे पलटते हुए झिंझोड़ दिया था, मगर उसकी खामोशी फिर भी नहीं टूटी थी। वह नहीं चाहती थी कि अरुण को उसकी वजह से कुछ भी सुनना पड़े। वह उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी, मगर नेहा की खामोशी नहीं टूटी थी। बता जल्दी, बता क्यों नहीं रही है? उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा था। तभी नैना ने अंदर कदम रखा था। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? नैना ने आगे बढ़कर नेहा को संभाला। मैं कर रही हूं या तुम दोनों बहनों ने किया है हमारा जीना मुश्किल? तूने क्या कम कांड किए थे कि अभी ये भी शुरू हो गई है? तेरी हरकतों ने तो हमें जीते जी मार डाला था
और अब ये हमारी अर्थी उठाने पर तुली है। वो बुरी तरह बिगड़ गई थी। नैना के चेहरे पर दर्द का साया था, उसकी आंखें भर आई थी। तो मम्मी, मेरे किए की सज़ा नेहा को क्यों? अगर वो किसी को चाहती है तो उससे आप एक बार मिल भी तो लीजिए कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है। हो सकता है वो वैसा ही हो जैसा लड़का आप नेहा के लिए चाहती हैं। नैना ने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए कहा, तू अपनी अकल तो रहने ही दे। तू खुद प्यार में इतनी पागल थी कि तुझे हमारे मान सम्मान की तो छोड़, अपने सम्मान की भी परवाह नहीं थी। शादी के बिना तू किसी को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकती थी? जो तूने किया वही अब ये भी करेगी तो मर ही जाएंगे हम। उनके दिल का दर्द बाहर आने लगा था। नैना की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। बस अब इसकी जल्द से जल्द शादी होगी। उन्होंने जैसे फैसला सुनाया था। मम्मी, जो भी कुछ मुझसे हुआ उसकी सज़ा मैं नेहा को नहीं भुगतने दूंगी। आपको उस लड़के से मिलना होगा और बताना होगा कि आखिर उसमें क्या बुराई है जो आप उसे नहीं अपना सकते। नैना मजबूती से बोली। बाहर खड़ा अनय उनकी बातों से हिल गया था। वह इस शादी की वजह से अपने माँ बाप का विश्वास खो चुकी थी और उसका दर्द वह अपने अंदर तक उतरता महसूस कर रहा था। और उनके फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देने से वो दोनों जल्दबाजी में इधर आए थे। जगदीश जी बाहर सर पकड़े बैठे थे और अंदर से नारायणी जी की आवाज़ आ रही थी। नैना अंदर चली गई थी और वह वहीं खड़ा रह गया था। ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना घर बार संभाल। नेहा के लिए जो सही होगा वो हम कर लेंगे। उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा। आप नैना को गलत समझ रहे हैं। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर झुके। ना तो उसने कभी मेरा हौसला बढ़ाया और ना ही कभी मेरे साथ प्यार की बातें की। बल्कि उसने पहले ही मुझे साफ साफ बता दिया था कि उसकी सगाई हो चुकी है और वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आप लोगों का सर झुके। अनय ने नारायणी जी और जगदीश जी से कहा। अनय उनके साथ दूसरे कमरे में था, जबकि नैना नेहा के साथ उसके कमरे में उसे चुप करा रही थी। तो वो फोटोज जिसमें तुम उसके साथ वो सब कर, वो कहाँ से आए? नारायणी जी ने कहा। दिल तो उनका भी गवाही नहीं देता था कि नैना ऐसा कुछ भी कर सकती है, मगर वो कभी उन फोटोज और उसकी टूटी हुई शादी को भुला नहीं पाई थी। उनके सवाल के जवाब में अनय उन्हें शुरू से आखिर तक सब बताता चला गया। सच तो यह है कि नैना को राहुल से बचाने की खातिर मैंने उसके खिलाफ सभी सबूत पुलिस को दिए थे, मगर मैं नहीं जानता था कि नेहा की जान बचाने के टाइम के वो फोटोज जो उसकी बेहोशी में खींचे गए थे उन्हें बेस बनाकर राहुल ऐसा करेगा। आप यकीन कीजिए, नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो आपकी बेटी है। क्या इतना ही भरोसा है आपको अपनी परवरिश पर? अनय ने उन्हें समझाया। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? मगर नारायणी जी अफसोस से भरी हुई थी। ये मैं कह नहीं रहा, बल्कि यही सच है मम्मी जी। नैना आप सबसे बहुत प्यार करती है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। अनय ने फिर से कहा कि वो नैना को समझ जाएं। बेटा, दुनिया देखी है हमने। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है कि तुम नैना से कितना प्यार करते हो। आज भी तुम उसे बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो, जो हम सबको रुसवाई के गहरे गड्ढे में गिराकर अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ चुकी है। रहने दो बेटा, जो विश्वास एक बार टूट गया वो फिर नहीं जुड़ सकता। जगदीश जी बोले। वो विश्वास ही क्या पापा जी, जो जरा सी ठेस से टूट जाए। आपको उस पर नहीं तो अपनी परवरिश पर यकीन होना चाहिए था। मगर आप तो दुनिया के सामने रुसवाई से डर गए। आपसे ज़्यादा मजबूत तो आपकी बेटी निकली। क्या आपके आशीर्वाद के बिना वो तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाई है मम्मी जी। उसके और मेरे बीच अभी तक उतने ही फासले हैं जितने शादी से पहले थे। मगर मुझे उस पर नाज है। वो अपने हर रिश्ते में प्योर है और हर दूरी के बावजूद मुझे प्यारी है। अनय ने कहा और बाहर निकल गया। आज वह खुद अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें बयान कराया था। पीछे खड़े जगदीश जी और नारायणी जी के मुंह खुले रह गए थे। ये क्या कह गया था अनय? इसका मतलब जो नैना के लिए वो समझ रहे थे वो गलत था। डॉक्टर अरुण वही है ना जो तुम्हारे साथ थे? आज 2 दिन बाद माँ ने उससे बात की थी और सबसे पहले उसी दुश्मन जाँ की बात की थी। शायद दीदी या जीजू ने उन्हें बता दिया था। वह सर झुका गई। नेहा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं।
नैना की शादी में हमने दहेज की बात कहकर उसकी शादी जल्दबाजी में करा दी थी, मगर वो फोटोज वाली बात हमारे सीने में किसी कील की तरह गड़ गई थी, जो इतने महीनों के बाद भी टीस देती है। अगर तेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। नैना को किस्मत से अच्छा ससुराल मिल गया है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा ही हो। वो सांस लेने के लिए रुकी। मम्मी, आप जो चाहेंगी वही होगा। मैं कभी आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। और ये बात मैंने डॉक्टर अरुण को पहले ही बता दी है कि मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं उनसे मिलने नहीं जाती हूँ। उस दिन इत्तेफाक से मार्केट में मिल गए थे और बहुत कहने पर मैं कॉफ़ी पीने चली गई थी बस। और मम्मी, नैना दीदी और अने जीजू वैसे नहीं है। शायद वो पिक्स झूठी थी। नेहा ने धीरे धीरे माँ से कहा। हाँ, नैना और अने वैसे नहीं है, मगर ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो वो नैना को ही कसूरवार ठहराएगा। उनकी आंखों में नैना का फीका पड़ता चेहरा आ गया था। शादी से आज तक उसने हमेशा उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं था। वो बेगुनाह थी, मगर उन्होंने कभी अपनी तकलीफ उस पर जाहिर नहीं की थी और ना ही उसे कोई उम्मीद दी थी। डॉक्टर अरुण मुझे भी अच्छे लगे। उन्हें कहना कि आकर हमसे मिल लें। उन्होंने आखिर में नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और नेहा ने बेयकीनी से पलके उठाकर उन्हें देखा, फिर एकदम उनके गले लग गई। उन्होंने भी उसे सीने से लगा लिया। दरवाजे पर खड़े जगदीश जी भी बहुत वक्त के बाद मुस्कुरा दिए थे। अरुण से मिलने और बात करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ था कि शायद वो दोनों अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। अने का दोस्त था अरुण, और इसलिए उसके बारे में पता लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अने को सब कुछ पहले से ही मालूम था और उनके परिवार के अरुण से काफ़ी अच्छे संबंध थे। और नेहा और अरुण के रिश्ते के लिए जगदीश जी और नारायणी जी तैयार हो गए थे। अरुण और नेहा के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। नैना से नेहा ने अपनी खुशी का इजहार भी किया था। नैना खुश थी कि वह अपनी बहन की खुशी के रास्ते में नहीं आई। हाँ, मगर उसके दिल में एक फांसी चुभी हुई थी कि आज भी उसके माँ बाप ने उसका भरोसा नहीं किया। फिर भी वो अपनी बहन की खुशी में खुश थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। नैना के लिए माँ बाप का रवैया थोड़ा नरम पड़ा था और शायद इसीलिए वो उसे और अने को भी पूछ रहे थे। नैना कभी कभी रात में वहां रुक भी जाती थी, वरना शादी के बाद बस पग फेरे की रस्म के नाम पर वहां रुकी थी। दूसरी चीज ये कि नैना की वजह से नेहा के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी। अरुण के माता पिता 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में गुजर गए थे। शायद इसलिए भी उनके घर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उस दिन अने और अरुण के साथ नैना और नेहा शादी का लहंगा और शेरवानी पसंद करने के लिए शाम को उन दोनों के ऑफिस से आने के बाद मार्केट गए थे। जो ड्रेस अरुण को पसंद आता वो नेहा को नहीं, और जो नेहा को पसंद आता वो अरुण को पसंद नहीं आ रहा था। अरे अगर इतना वक्त लगाओगे तो फिर तो हो चुकी शॉपिंग, नैना ने नेहा से चिढ़कर कहा था। दीदी, शादी एक ही बार होती है। अगर इसमें भी अपनी पसंद की ड्रेस ना पहनी तो क्या फ़ायदा। फिर मेरा लहंगा अरुण को भी पसंद आना चाहिए और अरुण की शेरवानी मुझे। फिर दोनों की ड्रेस मैचिंग भी तो होनी चाहिए, उसने मज़े से दूसरी जगह घुसते हुए कहा। रात के 10 बजने वाले थे। वो नेहा के बचपने पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वो हमेशा ऐसी ही बेफिक्र रहे। उसके दिल से दुआ निकली। नैना की शादी के बाद नेहा बहुत गंभीर हो गई थी, मगर अरुण ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। नैना ने आंखों से ही उसकी नज़र उतारी थी। उनके लिए ड्रेसेस देखते हुए जाने क्यों उसके दिल में एक हुक सी उठी थी कि जैसे नेहा अरुण के साथ अपनी शादी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, और वह तो अपनी शादी में कुछ भी नहीं कर पाई थी। जब राहुल से शादी होने वाली थी तब भी उसके दिल में राहुल की जगह अने का ही ख्याल आ रहा था। हाँ, उस वक्त अने से प्यार नहीं था, मगर जाने क्यों उसकी मोहब्बत ने उसके दिल में उस वक्त भी हलचल मचाई हुई थी। फिर उसने अपनी सोचों को झटका और सामने देखने लगी। अने की नज़रें उसी पर थी जिसके चेहरे पर उन चंद पलों में जाने कितने रंग आकर गुजर गए थे। फिर आखिर उन्हें दोनों के लिए ड्रेसेस पसंद आ गई थी। रेड कलर का हैवी जरकन के वर्क का लहंगा और मैच करती हुई रेड एंड क्रीम कलर की शेरवानी।
मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो गई है, अरुण ने कहा। अरे रुको एक मिनट, नैना मेरे साथ आओ, उधर शायद आइसक्रीम है, हम लेकर आते हैं। अरुण की आंखों में नेहा से अकेले में बात करने की चाहत देखकर उसने नैना से कहा और उसका जवाब सुनने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। अरे लेकिन यहाँ कहाँ आइसक्रीम? वह बड़बड़ाकर उससे पूछती रह गई थी। यार उन्हें अकेले में बात करने दो ना, तुम भी समझती नहीं हो, अने ने धीरे से उसके कान में कहा। लेकिन ओहो, माना कि तुम रोमांटिक नहीं हो, मगर उन्हें उनका ये रोमांटिक पीरियड एंजॉय करने दो। क्यों कबाब में हड्डी बनना चाह रही हो? अने ने उसकी आंखों में देखा। उसकी मदहोश नजरें उसके गालों पर गुलाबियां बिखरा गई थी। फिर उससे नजरें चुराने के चलते उसने पलटकर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरुण नेहा का चेहरा हाथों में थामे उस पर झुक रहा था। अने ने उसकी हैरान नजरों के पीछे पीछे देखा। तभी अरुण ने नेहा के माथे पर किस किया और अने ने नैना की आंखों के सामने हाथ लहराया। उल्टा सीधा मत सोचो डर्टी माइंड, अरुण को उसकी हदें मालूम है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे नेहा को शर्मिंदगी हो। उसकी बात पर वह झेंप गई थी और फिर आइसक्रीम खाते हुए उसने अरुण और नेहा की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार देखा और ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें अने पर चली गई, जिसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। अरुण वहीं से निकल गया और अने नेहा को छोड़ने घर चला गया। उसका इरादा था कि वह नेहा को ड्रॉप करके नैना के साथ वापस लौट जाएगा, मगर नेहा और जगदीश जी के कहने पर वह वहीं रुक गया। वैसे भी रात के 12 बज चुके थे। नैना की आंखों में उलझन थी। अपने घर में उसके साथ एक कमरे में रहने पर उसे शर्म आ रही थी, मगर वह कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। नेहा नारायणी जी के साथ उनके कमरे में थी और जगदीश जी बैठक में। नैना और अने नेहा के कमरे में रुके थे। तुम इतना शाय क्यों फील कर रही हो? हम पहली बार रात में एक साथ तो नहीं है। उसने शरारत से बेचैन सी नैना को देखा, जो बेड पर आने के बजाय खिड़की के करीब खड़ी बाहर देख रही थी। अने की बात पर नैना ने उसकी तरफ देखा। हाफ ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वह बहुत स्मार्ट लग रहा था, मगर जिस शरारत भरे अंदाज से वह उसे देख रहा था, अने ने उसे और भी चिढ़ा दिया था। प्लीज अने, यहाँ ऐसे मत बोलो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? वह धीरे से बोली। क्या सोचेगा? हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हारे साथ हर वक्त रहने का लाइसेंस है मेरे पास। उसने और भी शौकी से कहा। शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है, नैना ने फिर से कहा। शर्म तो तुम मेरे हिस्से की भी कर लेती हो, इसी शर्म के चलते मेरे करीब आने से परहेज है तुम्हें। अने ने फिर उसे छेड़ा, जिस पर वह सच में झेंप गई। उसकी झेंपी झेंपी सी सूरत उसके हवासों पर छा चुकी थी। वह फिर एक बार उसके नैनों की गहराई में डूबने लगा था। नैना, अने ने उसे पुकारा। नैना, जो अब उसकी अच्छाई की कायल हो चुकी थी, उसके इस तरह पुकारने पर सिमट सी गई थी। वह उसके दिल में कब उतरा उसे पता ही नहीं चला। उससे दूरी वह भी अब नहीं चाहती थी, बल्कि अब तो उसकी बाहों में समाने के लिए, मगर शर्म के पहरे के चलते वह पहल नहीं कर पाती थी। और अने, वह तो जैसे उसके सब्र को आजमाने पर तुला हुआ था। क्या तुम्हें मेरे साथ अभी भी इनसिक्योर महसूस होता है? क्या अभी तक तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा? नैना, वह कहते हुए उसके करीब आ गया। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आपसे डर लग रहा है। दरअसल बात यह है कि यहाँ आपके साथ ऐसे एक कमरे में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मतलब मम्मी पापा के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने घर में तुम्हारे साथ एक कमरे में रहता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि बंद कमरे में वही सब कुछ हो जो लोग एक्ज्यूम करते हैं। हमारी तरह कोई एक कमरे और एक बेड पर भी दूर दूर रह सकता है। उसकी उलझन सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने से पहले सोच तो लीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? उसने कहा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ आवाज कमरे से बाहर जाती है और शर्म की वजह से उसने दरवाजा लॉक भी नहीं किया था। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। आज तक तुम मुझसे इतने फासले बनाकर रखती हो कि जैसे मैं कोई अजनबी हूं जिसके साथ तुम सजा काट रही हो। उसके लबों पे शिकवा था, मगर आंखों में शरारत थी। मगर नैना ये सुनकर और भी पजल हो गई थी। वह कुछ गलत नहीं कह रहा था। उसी ने एक गलतफहमी के चलते अपनी जिंदगी को नरक बनाया था और साथ ही उसकी जिंदगी को भी। वह सर झुका गई। इस वक्त क्या बोले वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है नैना, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मैंने तुमसे किया है, तुमने नहीं। तो बिना प्यार के करीब आने के लिए तुम खुद को ज़बरदस्ती तैयार करो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारी नज़दीकी का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अनय ने उसका झुका हुआ चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। आप बाहर अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ हुई थी। नैना और अनय ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाहर की तरफ बढ़ गए, जबकि बाहर खड़ी नारायणी जी तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके दिल में अटकी सांस आज जैसे निकल गई थी और आज नैना उन्हें बेकसूर नजर आ रही थी। नैना हैरानी से इधर उधर देख रही थी कि वहां तो कोई भी नहीं था, जबकि साथ खड़े अनय की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई थी। कुछ दिन बाद काफी रिश्तेदार आ चुके थे और कुछ आने बाकी थे। घर छोटा होने की वजह से पास में ही एक बड़ा स्पेस 3 दिनों के लिए रेंट पर ले लिया गया था और सब लोग वहीं जमा थे। रात का वक्त था। नौजवान पार्टी एक बड़े कमरे में जमा थी, जहां नीचे ही गद्दे डालकर उन पर चादर बिछाई हुई थी। सब बातें करते हुए कुछ गेम खेलने के फुल मूड में थे और फिर डिसाइड हुआ था कि ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए। नैना ये गेम खेलने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उठकर जाने लगी, मगर कविता, गरिमा और नेहा ने उसे वापस खींच लिया। अने भी होंठ दबाकर मुस्कुरा दिया था। बीच में एक छोटी सी टेबल रख ली गई थी और बोतल घुमानी शुरू हुई। जो सबसे पहले जाकर रुकी थी गरिमा पर और उसने डेयर चूज किया था। गरिमा, तुझे डांस करना होगा। उलाला, तू है मेरी फैंटेसी पर, कविता ने मजे लेते हुए कहा, मगर गरिमा तैयार थी और उसने सच में उस सॉन्ग पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी थी। नेक्स्ट टाइम बारी पंकज, कविता के हस्बैंड की थी। उन्होंने भी डेयर चूज किया था। जीजू, कविता दीदी को प्रपोज करो हम सबके सामने, हम भी तो देखें एक इंजीनियर का इजहार कैसा होता है। नेहा ने कहा तो नैना भी मुस्कुरा पड़ी थी। आई एम द फिल्टर्ड आउटपुट, कैन यू बिकम माई रेगुलेटर सो वी कैन प्रोड्यूस रेगुलेटेड आउटपुट। उनका प्रपोजल सबको हंसा गया था। कविता ने ट्रूथ लिया था। आप सबसे ज़्यादा किससे जेलस रहती हो? अने ने पूछा था अपने हस्बैंड के लैपटॉप से। नेहा, अरुण ने क्या पसंद आया? गरिमा ने पूछा। सब कुछ। उनके इतना कहते ही वो लोग जोर से हंस दिए थे और नेहा उन्हें देखकर शर्माकर ये सोच रही थी कि गलत क्या कह दिया। बोतल एक बार फिर घूमी और नैना पर आकर रुक गई। अब फंसा है कोई जाल में। बता भाई, ट्रूथ या डेयर? सारिका हंसकर बोली, ट्रूथ। नैना ने कुछ सोचकर बोला। अने की मुस्कुराती निगाहें उसी पर टिकी थी। यूं भी वह वहां सबके साथ घुल मिल चुका था। लास्ट किस किसने किया था, तूने या अने ने? सारिका ने हंसकर पूछा और नैना का चेहरा पूरा कानों तक लाल हो गया। वह शर्म से नजरें ही नहीं उठा पाई थी। ओए होए, देख तो कैसे लाल हो रही है। चुप रहने का काम नहीं है, बताना तो पड़ेगा। गरिमा ने उसे छेड़ा था। अने ने, वह धीरे से बोली और अने के चेहरे पर सबकी नजरें आ टिकी। वह मुस्कुरा दिया। लास्ट में बोतल अने पर आकर रुकी। हाँ तो दोस्त, क्या लेना है? सलील ने पूछा। हम कौन सा डरते हैं यार, डेयर लेंगे। वह भी जोली मूड में था। ठीक है। अनेक सॉन्ग पर नैना के लिए सबकी फरमाइश पर उसने गिटार थाम लिया था और उसकी खूबसूरत आवाज़ में गाना उसने शुरू किया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। नैना को नज़रों में रखते हुए अने ने गाना पूरा किया और अब तक नैना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था, मगर उसे जितनी शर्म आ रही थी अने को उस पर उतना ही प्यार आ रहा था। सबकी तालियों ने उन दोनों को ही होश में ला दिया। आज सब लोग बाहर बैठे हुए थे। अगले दिन शादी थी और आज मेहंदी का फंक्शन भी हो चुका था। बड़े लोग सब सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे और वो सब बाहर बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे और साथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का दौर चल रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, सली के गाने पर सोनिया ने घूर कर देखा था उसे। अरे नैना, तू भी गाना। क्या बैठी है मुंह सील कर, हम हार जाएंगे। गाना मैं से। सारिका ने उसे खींचा। अने ने दिलचस्पी से उसे देखा। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं।
उसने सोचकर चंद लम्हों बाद गाया और अने तो उसे गाते देखकर ही बेखुद हो गया था। ओ भाई तू कहाँ खो गया, पंकज की आवाज से वह हो। हल्दी मेहंदी की रस्मों के बाद शादी का दिन भी आ गया था और आज शादी के बाद नेहा भी विदा हो जानी थी। नैना के साथ अने भी उसकी शादी के कामों में लगा हुआ था। यूं तो अरुण की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, मगर फिर भी उनकी यह कोशिश थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सुबह से ही वो दोनों सब कामों को देखते जांचते हुए फिर रहे थे। अपने घर में कुछ न करने वाला अने यहाँ बेहद जिम्मेदारी से हर काम कर रहा था। उसे देखकर नैना को उस पर प्यार आ गया। ये वो इंसान था जिसकी मोहब्बत को उसने कभी समझा नहीं था। शाम को अने के घर से सभी लोग आए थे और जगदीश जी और नारायणी जी तो उनके सामने झुके जा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अने की अच्छाई और नैना की बेगुनाही पर दिल से यकीन हो गया था। उन दोनों की झिझक और नजरें चुराना उनकी निगाहों के सामने था। अने और अरुण दोनों ही अपना दिल थाम कर रह गए थे। सामने से लाल जनकन के काम वाले लहंगे में सजी सवरी नेहा के साथ ग्रीन कलर की ब्लैक बॉर्डर की साड़ी में नैना चली आ रही थी। अने की नजरें उस पर जैसे अटक कर रह गई। वह अने के एहसासों को जगा गई थी। नैना की नजरें भी अना की तरफ उठी थी, जो ब्लू कोट सूट में खोया खोया सा उसे ही देख रहा था। अने की निगाहों से नैना का रोम रोम जैसे खिल उठा था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सब इंजॉय कर रहे थे, मगर अने का दिल नैना के कजराने नैनों में ही अटक कर रह गया था। तभी कविता और पंकज ने उन दोनों को ही डीजे पर खींच लिया था। अब एक परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल दुल्हन के स्मार्ट जीजू और क्यूट दीदी की तरफ से आप सबके लिए। कविता ने जैसे अनाउंसमेंट की थी, सभी का ध्यान अब उनकी तरफ चला गया था। गाना शुरू हो गया था। अने ने एक नज़र नैना को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह रोल करती उसके सीने से जा लगी। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। हर डांस स्टेप के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद लोग तेज आवाज़ों से उनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस इंजॉय भी कर रहे थे। गाना खत्म हुआ और सबकी तालियों के शोर ने नैना के चेहरे को सुर्ख कर दिया, जबकि अने मुस्कुराते हुए इस सब का मजा ले रहा था। और फिर सारी रस्में निभाकर शादी होकर नेहा सुबह 4 बजे के करीब पिया संग चली गई और घर को सूना कर गई। नैना की आंखों में बहन की विदाई पर आंसू तो थे, मगर खुशी उससे ज्यादा थी कि नेहा को उसकी मोहब्बत मिल गई। लक्ष्मी जी और राजेश्वर जी के साथ आए रामेश्वरम जी, मैथिली जी और रोमेश ने भी विदा ले ली थी। धीरे धीरे दोपहर तक सब मेहमान जा चुके थे। नारायणी जी, जो नैना से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उनके दिल में उसके लिए कोई मेल नहीं है। वो अने के सामने कुछ कह तो नहीं सकी, मगर उनकी ममता भरी छुअन ने उसके दिल की चुभन को कम जरूर कर दिया था। शाम को वह भी अने के साथ चली गई थी। इतना खूबसूरत कमरा सजा हुआ नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह विदाई होकर आने के बाद उसे चंद रस्मों के बाद आराम करने के लिए एक कमरे में ले आया गया था, मगर अरुण अभी उससे नहीं मिल सकता था। अरुण के मम्मी पापा नहीं थे, तो जो भी रस्में थी वो रिश्तेदार ही करवा रहे थे। इसके बाद वह सो गई थी। सोकर उठने के बाद उसने थोड़ा सा खाना खाया। फिर तब से अब तक जाने कौन कौन सी रस्में हुई और कितना वक्त बीता था। अरुण जितनी बार भी उससे मिलने आया था, उसे बाहर से ही वापस भेज दिया गया था और वह घूंघट के पीछे से होटिंग की आवाज़ें सुन रही थी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो मरीज बन गए हैं, थोड़ा सा सब्र तो रखो। आपकी मिसेज आपको ही मिलेगी, बस रात तक दूर रहिए आप। बुआ जी की बहू शालिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा था। क्या भाभी आप बिना, वह बुरी तरह झेंप गया था। शाम में नेहा को फिर एक बार तैयार किया गया। उसका पोर पोर सजाया गया और रात के वक्त अरुण के बेडरूम में लाया गया। इस कमरे में आने का बड़ा लंबा सफर तय किया था उसने। भाभी के जाने के बाद उसने नजरें उठाकर देखा, पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। बेड पर भी गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। तभी दरवाजा खोलकर अरुण अंदर आया। उसे देखकर उसने घूंघट वापस चेहरे पर डाल लिया। दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लम्हे भर में दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। सांसें तेज हो गई थी। अरुण नेहा के करीब आ बैठा। उसके वजूद की खुशबू
उसकी सांसों में समाने लगी थी। नेहा का घूंघट अरुण ने उल्टा था और दोनों की बेकरार निगाहों को जैसे करार आ गया। तो मिस नेहा शर्मा से मिसेज नेहा अरुण दीक्षित बनकर कैसा लग रहा है लाल परी? अरुण ने शौकी से उसका चेहरा उठाते हुए पूछा। नेहा की बिखरी सांसें और गुलाबी गाल उसकी शर्म और नर्वस होने का पता दे रहे थे। उसकी पलकें शर्म से लरज रही थी। उसने झुककर धीरे से उसकी आंखों पर अपना स्पर्श दिया था। अरुण के ऐसा करने से नेहा एक पल को सिहर उठी थी। ये खूबसूरत लम्हे उन दोनों ने किस्मत और दुनिया से चुरा लिए थे। अगली सुबह उनमें एक नई ताजगी और उमंग लेकर आई थी। नेहा की गुलाबी आंखों में बीती रात का खुमार भरा था। उसने एक शर्माई मोहब्बत भरी नजर पास में सोए अरुण पर डाली, जो पेट के बल लेटा हुआ था। नेहा लम्हे भर को शर्मा गई और मुस्कुराते हुए उठ गई, अरुण के साथ खुशियों के हिंडोले पर झूलते हुए। नेहा को देखकर उस सभी के दिलों को सुकून आ गया था। वो दोनों शिमला की वादियों में हनीमून मनाने गए थे। उनके खूबसूरत प्यार और मस्ती से भरे फोटोज देखकर सभी के अंदर तक सुकून उतर गया था। नैना भी उसके लिए बहुत खुश थी, मगर उसकी अरुण के साथ फोटोज देखकर उसने अपने अंदर एक सन्नाटा सा महसूस किया था। काश उसने गुस्से और गलतफहमी में अनी के साथ ऐसा ना किया होता। काश कि उसने उससे सामने बैठकर आराम से ठंडे दिमाग से बात की होती, तो शायद शायद ये खुशगवार महकते लम्हे उसका भी नसीब बनते। नेहा और अरुण को गए हुए आज 10 दिन हो गए थे। इस शादी के फंक्शंस में दिन बहुत ही हंसते मुस्कुराते बीते थे। नैना की ससुराल से सब लोग एक साथ उसकी शादी में ही तो नैना के घर भी गए थे, और वहां भी जिस तरह से मम्मी जी और बाकी सभी उसके घर वालों से मिले थे, वह दिल से बहुत खुश हुई थी। नेहा के दिल के सारे गिले शिकवे मिट गए थे। इस शादी से अने की भी एक अलग ही जगह मम्मी पापा के दिल में बन गई थी। उनके जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा था। नारायणी जी आज नैना और नेहा को बहुत याद कर रही थी। नैना के साथ की गई नाइंसाफी उन्हें रह रहकर कचोट रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो उसे और अने को इस वीकेंड पर खाने पर बुलाएंगी, और जो कोताहियाँ और लापरवाहियाँ उनसे हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगेंगी, जिससे नैना और अने के बीच भी सब ठीक हो जाए। आजकल उसे ऑफिस रोज अने ड्रॉप करता और पिक करता था। उसने राहुल की धमकी को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। हालांकि अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था। आज भी वही उसे ऑफिस ड्रॉप करके गया था। हर दिन की तरह उसने ऑफिस खत्म होने के पहले अने को फ़ोन किया था, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ था। वह बाहर निकलते हुए उसका नंबर मिलाने लगी। तीसरी बार में कॉल कनेक्ट हुई। आपका नंबर नहीं मिल रहा था, आप ठीक तो है ना? कहाँ पर हैं? उसने स्टॉप की तरफ चलते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, एक मीटिंग में था, बस अभी निकला हूँ, तुम ऑफिस में ही रहना, बस 20 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में। लेकिन मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ, आप रहने दीजिए, मैं आ जाऊँगी। ओ नैना, बी केयरफुल, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अने आप पैनिक क्यों हो? आ नैना नैना, वह चिल्लाते हुए बोला, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। उसने कई बार नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन ऑफ हो चुका था। अने के एक बार के लिए होश उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नैना के फ़ोन को हुआ क्या है। उसने फिर से एक बार नंबर डायल किया था, मगर नतीजा हर बार की तरह ज़ीरो ही रहा था। वह फास्ट ड्राइविंग करते हुए नैना के ऑफिस पहुंचा था। ऑफिस में बात हो रही थी कि कोई वैन आई और नैना को किडनैप करके ले गई। क्या इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए या नहीं? वह सुनकर नीचे बैठता चला गया। उसे पूरी दुनिया घूमती हुई सी नजर आने लगी थी। इधर जब नैना को होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका सर अभी भी दुख रहा था। वह अने से बात कर रही थी जब एक वैन में उसे घसीट लिया गया था। फोन उसके हाथ से छूट गया था। अंदर राहुल था और उसने पिस्टल पकड़ी हुई थी, जिसके पिछले हिस्से से उसने उसके सर पर एक तेज वार किया था, और वह बिना कुछ बोले बेहोश हो गई थी। होश आ गया तुम्हें? वह सामने आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरी कमीनगी आज पहली बार नैना को नजर आ रही थी, और इस लम्हे उसे पहली बार दिल से यकीन हुआ था कि अने ने जो भी इस शैतान के बारे में कहा था वो सब कुछ सही था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नैना ने चिल्लाकर पूछा।
राहुल उसके पास आया और उसके बाएं गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। नैना दर्द से आंखें बंद कर गई। नैना ने आंखें खोलकर राहुल को देखा, मगर तभी उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ गया। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह दर्द से दोबारा आंखें बंद कर गई। तेरे थप्पड़ का जवाब देना था और जो तुझसे शादी करने से मिलता वो सब भी हासिल करना था। राहुल हंसा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, नैना जोर से चिल्लाई। बहुत चाहता है ना तेरा पति तुझे, देख अब कैसे कीड़े की तरह रेंगते हुए आएगा। यह कहकर उसने अनय को फोन किया। तेरी खूबसूरत बीवी मेरे पास है। कुछ कहना नहीं बेटा, सुनना है। अभी तक सही सलामत वन पीस में है। अगर चाहते हो कि ठीक ही रहे तो 25 लाख का इंतजाम कर जल्दी। फोन करके बताऊंगा आधे घंटे में कहाँ आना है। वह नैना का मुंह हाथ से दबाए हुए था ताकि वह बोल न सके। अब नैना ने हाथ हटा लिया। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, अनेक कुछ नहीं देंगे तुम्हें। हा हा हा, तुम्हारी गलत फहमी है। वह जरूर आएगा अपने साथ 25 लाख लेकर, मगर उसे तू नहीं उसकी मौत मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुझे मैं अपना बनाऊंगा, वो भी मरेगा और तुझे बेचकर लाखों कमाऊंगा मैं। राहुल बेशर्मी से हंसते हुए बोला। क्या बेचकर? इसका मतलब अने सही कह रहे थे। तुम सच में जानवर हो, नैना दांत पीसती हुई बोली। राहुल ने नैना को एक थप्पड़ और मारा। उसके होंठों के किनारे से खून निकलने लगा। अभी तूने मेरा जानवरपना देखा कहाँ है? रही बात तुझे बेचने की, तो हाँ करता हूं मैं ऐसा। काम है ये मेरा। तेरा बाप उसे बहुत सनक चढ़ गई थी तुझे पढ़ाने की, नहीं तो पहले ही शादी हो जाती। फिर तेरी दुश्मन नताशा ने मुझे तेरे फोटो भेजे तो मैं बहुत हंसा था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे मैंने अपना असली मकसद बताया तो वह मेरे साथ हो गई। उसने तुझे बर्बाद करना था, लेकिन असली परेशानी साले तेरे पति ने शुरू की। उसने मेरा अगला पिछला सारा चिट्ठा उधेड़ डाला। जितनी लड़कियों को बेचा था सबका पता लगाया, उन्हें छुड़वा दिया और मेरे पीछे पुलिस को लगा दिया। उस दिन शादी के दिन मुझे पुलिस पकड़ने आने वाली थी जब नताशा का फोन आया कि मेरे नाम का वारंट इश्यू हो चुका है। शादी की रस्मों में बहुत टाइम लगता क्योंकि साला तेरा पंडित बाप मानता नहीं बिना रस्मों के, और पुलिस मुझे पकड़ लेती। तब उन फोटो का सहारा लेकर शादी तोड़ी और पुलिस के आने से पहले गायब हो गए। तेरे उस पति ने मेरा धंधा बंद करवा दिया। फिर एक बार नताशा ने तेरे बारे में बताया और तुझे रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहकर राहुल आगे बढ़ने लगा। उसके इतने जानलेवा लहजे से नैना फटी फटी आंखों से उसे देखती ही रह गई। फिर राहुल उसके ऊपर जानवर की तरह टूट पड़ा। नैना का चीखना, छूटने की कोशिश करना राहुल के वहशीपन को और भी बढ़ा रहा था। राहुल ने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंच दिया। लम्हे भर को जैसे ही राहुल की पकड़ ढीली हुई और वह उससे छूटकर दरवाजे तक जा पहुंची, उसने लॉक खोला और इससे पहले कि वह दरवाजा खोलती राहुल ने उसे वापस घसीट लिया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती साली, आज तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं, राहुल ने उसे मारते हुए कहा। वह उसे थप्पड़ और लात से मार रहा था। राहुल पर वहशीपन भारी हो चुका था। वह फिर उस पर झुक गया और वह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। अने, नैना नैना, वह उसकी तरफ बेचैनी से बढ़ा था। तू यहाँ कैसा आया? राहुल पल भर में संभल गया था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान और होंठों से बहता खून जुल्म की दास्तान खुद ही कह रहा था। जिस लड़की को अनय ने कभी मैली नज़र से देखा तक नहीं था, नैना की मर्जी के बिना कभी उसे एक उंगली तक नहीं लगाई थी, उसका ये हाल देखकर उसका खून खौल उठा था। अनय ने अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया था और फिर वह राहुल की तरफ बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई नैना को हाथ लगाने की? उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, मगर अफसोस तू देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। वो दोनों ही बुरी तरह लड़ने लगे थे, लेकिन अनय ने उसे लात घूंसों पर लिया हुआ था। उसने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश होकर नहीं गिर गया। अनय नैना के पास आया। तुम ठीक हो ना? और वह उससे लिपटकर बुरी तरह रो दी। आप ना आते अनय तो वह मुझे कुछ नहीं कर पाता। सब ठीक है, रो मत प्लीज, वह उसके आंसू साफ करते हुए बोला। पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। अने उसे लेकर उठ खड़ा हुआ।
चलो अब पुलिस खुद संभाल लेगी इसे। अने, नताशा भी इसके साथ मिली हुई है। इसके और भी साथी थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। वह अभी भी डरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन से वह गुजरी थी कि सब कुछ खो देने का डर उस पर हावी था। अने वह खौफ से चीख पड़ी थी। राहुल सामने खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी। वह खतरनाक अंदाज में खड़ा उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल गोली चली और एक खतरनाक चीख हवा में गूंज उठी। अस्पताल के बरामदे में जानलेवा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। आईसीयू में वह सबसे बेखबर, मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रही थी। हादसा खतरनाक हुआ था। खून काफी ज्यादा बह गया था। जब से अस्पताल लाया गया था तब से मातम चारों ओर छाया हुआ था। खून काफी ज्यादा बह गया था। अने बेचैन और सदमे से निढाल था। हर पल उसकी नजर घड़ी की ओर उठ जाती। 2 घंटे हो चुके थे नैना को ऑपरेशन थिएटर में और हर पल अने को भारी लग रहा था। यहाँ सिर्फ अने था, बाकी सब वेटिंग रूम में थे। नारायणी जी तो बार बार सदमे में बेहोश हो रही थी। आज का एक एक पल उन्हें और जगदीश जी को बेहद भारी महसूस हो रहा था। जब राहुल ने अने पर गोली चलाई तो वह एक पल के 1000वें हिस्से में अने को बचाने के लिए अने के सामने आ गई और गोली उसके सीने से थोड़ा ऊपर लगी। पुलिस तभी वहां आ पहुंची और राहुल को अरेस्ट कर लिया। नैना का खून से लथपथ जिस्म अने के हाथों में था। वह उस वक्त सदमे में चिल्ला उठा था। ये क्या हो गया? ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जो चेन नैना को पहनाई थी उसमें ट्रैकर फिट था, क्योंकि अने को राहुल की कमीनी फितरत का अंदाजा हमेशा से था। और इसी ट्रैकर की हेल्प से असद का कजिन जो पुलिस में था, उसकी मदद से वह राहुल को अरेस्ट करवाने में कामयाब रहा था। मगर उसे अरेस्ट करवाने की उसने बहुत बड़ी कीमत नैना को इस हाल में लाकर चुकाई थी। और नैना को इस हाल में देखकर वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आंसू एकदम ही उसकी आंखों से टूटकर गिरे थे। समीर, असद का कजिन, उसने ही एम्बुलेंस बुलाई थी और उसके साथ रहकर नैना को फौरन एडमिट कराया था। उसने ही अने के घर वालों को खबर की थी। नैना को खो देने का एहसास अने का दिल चीर रहा था। नैना उसका पहला प्यार थी, पहली तमन्ना, पहली आरजू थी। उसने इस जिंदगी को हमेशा उसके साथ जीना चाहा था, उसके बिना नहीं। उसके बिना जीना कितना बेमानी है यह आज उसे महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें साफ की जो एक बार फिर भीग गई थी। उसके कपड़ों पर उसका खून लगा हुआ था। वह बस हर पल उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। इसी सब में 1 घंटा और निकल गया। अने का दिल बहुत अधिक घबरा रहा था। तभी राजेश्वर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था एकदम ही टूटकर बिखर गया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। राजेश्वर जी चुपचाप उसके सर और कमर पर हाथ फेरते रहे, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह की तसल्ली बिल्कुल बेमानी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर्स बाहर आए। वह राजेश्वर जी के साथ तेजी से उनकी तरफ लपका। नैना कैसी है वो? अने के अंदाज में बेहद बेचैनी थी। गोली हमने निकाल दी है लेकिन खून काफी बह गया है। हमें डर है कि वह कोमा में न चली जाएं। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है उनके लिए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर्स अपने गंभीर अंदाज में कहते हुए चले गए थे। डॉक्टर तो कहकर चले गए मगर अने सर पकड़कर बैठ गया था। उसे तो समझ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे। फिर वह वेटिंग रूम में गया और उसे देखते ही सब उसके पास आए। उसने उन्हें बता दिया जो भी डॉक्टर ने कहा था। आज नारायणी जी और जगदीश जी अपने किए अविश्वास पर पछता रहे थे और राहुल की असलियत ने तो उनके दिली दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वहीं उसके कारण आज नैना मौत के मुंह में थी। नैना का उतरा हुआ चेहरा उन्हें रह रहकर याद आ रहा था, जब वह हर समय कोशिश करती थी उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए। आज वो दोनों खून के आंसू रो रहे थे और जिसे अपने सीने से लगाना चाहते थे वह उनकी अविश्वास की सजा मौत को गले लगाकर देना चाहती थी। नेहा और अरुण दोनों ही उसी वक्त वहां पहुंचे थे। वो दोनों तेजी से उन लोगों के पास आए। अने का उतरा चेहरा, सुर्ख आंखें देखकर अरुण डॉक्टर होने के बावजूद हिल गया था। जगदीश जी और नारायणी जी नेहा के पास भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे कि अपनी बेटी को वो वापस मांग लाएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दे।
आज लक्ष्मी जी को अपनी उसके साथ की गई ज्यादतियां याद आ रही थी। उन्होंने इस वक्त तो यही सोचा था कि वह उनके बेटे को छीनने आई है, मगर उसने तो आज उनकी गोद को उजाड़ने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह अपनी गलतियों की माफी के लिए अस्पताल में बने मंदिर में जा खड़ी हुई। उनके साथ ही मैथिली जी और राजेश्वर जी भी थे, और पीछे पीछे रीना भी रोमेश के साथ थी। उसकी जिंदगी के लिए आज पूरा शर्मा परिवार और चौहान परिवार एक साथ था, मगर इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी आज सबसे बेगाना होकर आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। अने की हालत तो ऐसी थी कि उससे ना तो कुछ बोला जा रहा था और ना ही वह इस हालत में था कि कोई उसे तसल्ली के दो बोल भी बोल सके। बस वह दिल ही दिल में भगवान से उसे मांगे जा रहा था जो उसकी रगों में बसती थी। जाने कैसी डगर थी, जाने कैसा रास्ता था जो इतना लंबा था कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। नैना नंगे पैर उस रास्ते पर बेतहाशा चली जा रही थी। कांटों भरे रास्ते पर पांव लहूलुहान थे। नैना चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने जैसे उसकी आवाज़ छीन ली थी। उसे यूं ही भटकते जाने कितना वक्त बीत गया था। अब नैना की ताकत और हिम्मत जवाब दे गई थी। धड़कनें धीमी पड़ चुकी थी, नब्ज डूबने लगी थी, और मौत की काली परछाई बस उस पर कब्जा करना चाहती थी कि तभी उस घनघोर अंधेरे को चीरती एक रोशनी की किरण उसे नजर आई। नैना उस ओर बढ़ी, लेकिन घायल पैरों ने साथ देने से इनकार कर दिया। वह रोशनी हर पल करीब आ रही थी, और देखते ही देखते उस रोशनी ने अने की शक्ल ले ली। हाँ, नैना उसी का तो इंतजार कर रही थी। उसके बिना सब कुछ कितना बेमानी था। जो एहसास उसके दिल में करवटें लेता था वह आज उसे समझ पाई थी। यह मोहब्बत ही तो थी जो नैना को उससे दूर नहीं होने देती थी, जो हर पल उसे बेचैन रखती थी। उसका चेहरा देखकर बेकरार दिल को करार आ गया था। बेचैनी हवा हो गई थी। नैना उसी को पुकार रही थी, अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। आज वह खुद उसके आगोश में समा जाना चाहती थी। वो सारी खुशियां जो उसे नहीं मिली थी, वो सब वो अब समेट लेना चाहती थी। वह हिम्मत बटोरकर उठ खड़ी हुई और अने की तरफ बढ़ने लगी। दिल फिर धड़कने लगा था, लेकिन उस मौत की काली परछाई को यह सहन नहीं हुआ। उसे अपने कैद से आजाद होता देख वह अंधेरी ताकत और डर से नैना के मुंह से चीख निकल गई। अने अने ने झटपटाकर आंखें खोल दी थी। नैना, नैना, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं जानता था तुम मुझे यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। अने बेताबी से उसके सर पर हाथ फेर रहा था, और फिर उसने झुककर उसका माथा चूम लिया। अने उसके पास आईसीयू में था और उसका हाथ थामे बैठा था। 15 घंटे बीत चुके थे जब वह होश में आई। वह उसकी नम आंखें देख रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी तो कुछ दिनों बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर आ गई थी, अपने घर। आज मम्मी पापा ने उसे समझ लिया था। दिल पर पड़ा बोझ हटते ही सब कुछ बहुत हसीन लगने लगा था। घर आते आते 8 बज गए थे। वह अपने कमरे में आ गई, अपने और अने के कमरे में। ये सब उसे अपना लगने लगा था। यहाँ वह अने और उसकी मोहब्बत, बस यही तो चाह रही थी वो। दिल के जज्बातों ने बड़ी तेजी से पटरी बदली थी। जिससे दूर भागती थी आज उसी का साथ सबसे अहम बन गया था। उसकी चाहते ही उसका सरमाया बन चुकी थी। इतनी मोहब्बतों के बावजूद इजहार करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा क्यों हो रहा था? वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे इजहार करने का सोचकर ही उसे ऐसे थरथराहट क्यों हो रही थी। लो, दवाई खा लो। खाना खाने के बाद वह मेडिसिन और पानी लिए खड़ा था। नैना ने अने की ओर देखा। अब उसकी डार्क ब्राउन आंखों में नमी की जगह चमकने ले ली थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बाईं तरफ दर्द होने लगा। उसकी आह निकल गई। अने ने सहारा देकर नैना को तकिए के सहारे बैठाया। ड्रेसिंग की वजह से उसने एक काफ़ी ढीली टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके सामने वह कभी बिना स्टोल या दुपट्टे के नहीं रही थी, और अभी वह ऐसे ही उसके सामने थी। उसके वजीद की खुशबू उसे महकाने लगी थी।
चेहरे पर हया के रंग कुछ ऐसे बिखरे थे कि वह इस हाल में भी उस पर से निगाहें न हटा पा रहा था। अने ने उसे दवाई खिलाई। तुम तो बड़ी बहादुर हो यार, पहले बताया नहीं तुमने कि तुम्हें बुलेट खाने का भी शौक है। अने जो उसकी फिक्र में लम्हा भर को भी पलके नहीं झपका रहा था, थोड़ी नाराजगी से पूछ बैठा। गुस्सा इस बात पर था कि क्यों उस तक आने वाली आफत नैना ने अपने सर ले ली थी। जी मैं कुछ समझी नहीं, नैना हैरानी से बोली। क्यों आई मेरे सामने तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में? इतनी नफरत है मुझसे तुम्हें? अने नाराजगी से बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों नफरत करूंगी आपसे? जानती हूं मैंने आपके साथ शादी से अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो मेरी नासमझी और बेवकूफ़ी थी। नहीं समझ पाई थी मैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब मुझे पता है कि आप हमेशा से सही थे और मैं बहुत गलत। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। और अगर मैं उस वक्त आपके सामने नहीं आती तो वह गोली आपका सीना चीर जाती। आपको कुछ होते हुए नहीं देख सकती मैं, तो मुझे बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। और मेरा क्या होगा? वह रूठा हुआ था। तो आप क्यों आए मुझे बचाने के लिए? क्यों खुद को मुसीबत में डाला? आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं, क्यों? वह भी नाराज सी बोली। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो मैं भी तो आपसे मोहब्बत करती। आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। ये कैसे बोल गई थी वह? अने से बचने के लिए उसने चेहरा घुमा लिया। क्या क्या कहा तुमने? अने उसके सामने था, निगाहों में जैसे जुगनू से चमक उठे थे। वो आप? मैंने कुछ नहीं। वह उसकी निगाहों से बचना चाहती थी, मगर मारे शर्म के नज़र उठ ही नहीं रही थी। उसने बात बदलने की कोशिश की और दर्द की एक तेज़ लहर एक बार फिर उसके जिस्म में दौड़ गई। वह करा उठी। उसकी शौकी हवा हो गई थी। अने उसे सहारा देकर लिटाने लगा। मना किया है ना ज़्यादा हिलने के लिए। चलो सो जाओ आराम से, दवाई खाई है तो अभी आराम हो जाएगा। ये बातें हम बाद में कर लेंगे, उसने कहा और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। अब महसूस हो रहा था कि जिस्म का एक हिस्सा जख्मी हो तो कितना असर पड़ता है। वह खुद से कोई काम नहीं कर पा रही थी। वॉशरूम जाना था लेकिन सर चकरा रहा था। बायां हाथ थोड़ा ज्यादा हिल जाए तो दर्द के मारे आह निकल जाती थी। ऊपर से इतना खून बहने से कमजोरी और हो गई थी। सुनिए प्लीज, उसने अने को हिलाया। क्या हुआ? वह फौरन उठ गया। सुबह के 6 बजे थे। मुझे वॉशरूम यूज करना है, लेकिन सर बहुत चकरा रहा है, प्लीज आप। वह हिचकते हुए बोली। आओ। उसने सहारा देकर उसे उठाया और पकड़कर वॉशरूम तक ले गया। मैं यही हूं, उसने कहा तो नैना ने धीरे से सर हिला दिया। ऐसे जाने कितने काम होंगे, कैसे हर काम के लिए कहेंगी? सुबह नाश्ता कर रही थी वह कि पापा मम्मी अरुण और नेहा के साथ आ गए थे। कुछ देर के बाद वह तो चले गए, लेकिन नेहा वहीं रुक गई। और नेहा के होने से उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे नहाते हुए भी प्रॉब्लम हो रही थी। नेहा ने हेल्प की, फिर उसके बाल बनाए और उसके साथ बातें करती रही। दोपहर में पापा आकर उसे ले गए। आज उसे 10वां दिन था घर आए हुए। अब थोड़ा सा वह ठीक फील कर रही थी। नेहा रोज आ जाती और कुछ वक्त उसके साथ बिताकर चली जाती। अने ने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इस बीच रीना उसके पास आ जाती। माहिरा अपनी जॉब की वजह से शाम को ही मिल पाती। लक्ष्मी जी और मैथिली जी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब वह पट्टी की वजह से घर में एक ढीली सी टी शर्ट और लोअर पहने रखती थी और ऊपर से स्टॉल डाल लेती। रात को खाना खाने के बाद वह अने के साथ कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में अने ड्रेसिंग का सारा सामान लेकर आ गया। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आज तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज होनी है। अने आराम से कुछ चीजें निकालते हुए बोला। कौन करेगा? उसने ड्रेसिंग का सामान देखते हुए पूछा। मैं। अने मुस्कुराया। आप? लेकिन आपको कैसे आता है ये काम? वह उसकी बात पर घबराई हुई थी। डॉक्टर ने मुझे सब चीजें बताई थी। वह उसकी बात, उसकी घबराहट समझ रहा था। लेकिन लेकिन मैं कह रही थी कल किसी नर्स से करवा लेते हैं। वह घबराई सी थी। उसने एक नज़र उसके घबराए चेहरे पर डाली, फिर उसके करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ट्रस्ट मी,
मैं ठीक से ड्रेसिंग कर दूंगा। उसने उसकी आंखों में झांका। लेकिन कैसे? मेरा मतलब मैं कैसे? वह होठ काटते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही थी। डोंट वरी, मैं सिर्फ ड्रेसिंग करूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। रिलैक्स। और पति हूं तुम्हारा तो प्लीज, उसने कहा और उसका स्टोल कंधे से हटाकर उसके हाथ में दे दिया। उसकी सांसें अटकने लगी। अने ने उसकी टी शर्ट लेफ्ट बाजू से निकाल दी थी। उसने स्टोल से पट्टी के नीचे से कवर करते हुए आंखें बंद कर ली थी। शर्म आ रही थी उसे। उसने आराम से पट्टी की और उसकी स्लीव वापस से ठीक कर दी। बस हो गया। पता नहीं क्यों इतना पैनिक हो जाती हो तुम। वह हंसा और नैना ने पलके झुकाए हुए स्टोल कांधे पर ले लिया। शर्मिंदगी से चेहरा लाल हो गया था। अब ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। हर तीसरे दिन पट्टी बदल दी जाती थी और हर बार वह शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ आंखें बंद कर लेती। उस वक्त अने की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी। नेहा भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती। 2-3 बार तो मम्मी और पापा भी आए थे। ये समय बड़ा अजीब सा था। जहां मोहब्बत की अंगड़ाई थी, वहीं राहुल पर चल रहे मुकदमे में उसकी गवाही भी 1-2 बार हुई थी। और राहुल को देखकर नफरत की एक तेज लहर उसमें दौड़ जाती थी। नताशा पर भी केस दर्ज हो चुका था और अब वह परेशान थी। धीरे धीरे अब नैना के हाथ का दर्द ठीक हो गया था और वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। सब कुछ पटरी पर आ गया था। बस अब वह बेचैन थी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। और अब अने उसे इसका मौका नहीं दे रहा था। वह उसे सता रहा था और बनता भी था उसका सताना। उसकी पट्टी हट चुकी थी और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसका दिल अब उसे बेकरार किए रहता था। अब और इंतजार नामुमकिन हो गया नैना के लिए। उस रोज अने लक्ष्मी जी के साथ उनकी फ्रेंड के पोते की बर्थडे पार्टी में गया था। वह जानबूझकर नहीं गई थी। वो लोग रात गए वापस आए। अने ऊपर आया तो रूम बंद था। उसने धीरे से दरवाजे को पुश किया और अंदर आकर लॉक कर दिया। उसे लगा वह सो चुकी है। वह तो उसे बताना चाहता था कि राहुल को 14 साल की जेल हुई थी और नताशा को 3 साल की। अब वो दोनों अपने अंजाम तक पहुंच गए थे। लेकिन कमरे को देखकर वह हैरान सा हो गया। कमरे का माहौल बड़ा अलग सा था। ताजे गुलाबों और मोंगरे की खुशबू से रूम महक रहा था। पानी में गुलाब की पत्तियों के साथ कैंडल्स तैर रही थी। बेड पर भी गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में धीमी आवाज में पुराने रोमांटिक गाने चल रहे थे। सब कुछ था, बस वह दुश्मनी जहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। और तभी बालकनी के लहराते पर्दे के पीछे से जैसे कोई अप्सरा सामने आई थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। खूबसूरत मैरून साड़ी उस पर जच रही थी। आगे से बालों को स्टाइलिश लुक देकर पीछे खुला हुआ छोड़ा था। बालों की 1-2 लट लहराते हुए चेहरे को चूम रही थी। मांग के सिंदूर और माथे की बिंदी ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। नाक में लौंग चमक रही थी। फुल मेकअप से चेहरा जगमगा रहा था। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां। आज वह बिजली गिरा रही थी। अने एकटक उसे देखे जा रहा था। नैना उसके करीब आकर रुक गई और उसकी तरफ मोहब्बत से देखने लगी। 6 फीट का सुर्ख सफेद नौजवान था अने। हिम्मत, ताकत, मोहब्बत और भरोसा सभी कुछ था उसमें। ब्लैक कोट पैंट में अपने ऊंचे कद के साथ उसकी दिलकश पर्सनैलिटी से वह आज बेखुद हो रही थी। क्या इरादा है? अने उसकी आंखों में देख रहा था। डूब जाने का। उसने भी नजरें नहीं चुराई। कहाँ डूबना है? अने ने उसे खुद के और भी करीब कर लिया। आपकी मोहब्बत में, नैना भी मखमली लहजे में बोली। वह उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी महकती गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। वह कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा और कमरे में धीमी आवाज में गीत बजने लगा। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाँव हो, दिन हो के रात हो, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। उसने उसे देखा और बाहों से आजाद कर दिया। क्या हुआ? वह उसे देखने लगी। तुम फिर कहोगी कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं और मैं इंसान हूं, इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। अने बनावटी नाराजगी से बोला। नैना ने उसे देखा और आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी। आई लव यू अने, मदहोशी से कहते हुए नैना उसके गले जा लगी। आई लव यू टू, अने ने भी कहकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया
और उसकी इतनी दिनों से जमा की गई सारी बोल्डनेस हवा हो गई। नैना हया से लाल हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की प्यार की बरखा में भीग रहे थे और बालकनी के पर्दे की ओर से झांकता चांद उनके इस मिलन पर मुस्कुरा रहा था।